सुप्रीम कोर्ट की नॉर्मली दिनचर्या क्या होती है? काम करने का तरीका है वो बाकी कोर्ट से बिल्कुल अलग है। टिपिकली हम अपना दिन जो है वो 9:30 से 10 के बीच में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सीनियर वकील ये क्या होते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी कहते हैं जिनको? एक वकील जो होता है जब वो अच्छा काम कर रहा है और उसके बाद उसको लगता है कि अब उसका टाइम आ गया कि उसको भी बनना चाहिए, तो उसके बाद वो अप्लाई करता है। हाई कोर्ट के जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कमेटी होती है, उनको एज ए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट। कि नॉर्मली कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की पूरा प्रोसेस क्या होता है? EOR का जो रोल होता है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में एक नॉर्मल एडवोकेट भी केस फाइल कर सकता है। नॉर्मल कोई पिटीशन और पीआईएल पिटीशन में क्या मतलब किस तरीके का अंतर होता नॉर्मली पिटीशन किसी इंडिविजुअल की साइड से एक ग्रुप की साइड से ही फाइल होती है कि जहाँ आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आपके राइट से। है? ईडी के जो वकील थे वो हाई कोर्ट में पहुंच उस आदेश के खिलाफ फैसला ले आए थे कि उनका आदेश रद्द कर दिया जाए। वो कितना सही था? क्या लीगल वेज में क्या वो प्रैक्टिस सही थी या नहीं? हमारे देश के अंदर जो बेल इज अ राइट, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आपके खिलाफ जो है केस का सही से बना नहीं है, कमजोर है, तो कुछ लोग कोलेजियम के उसमें कि इसमें भाई भतीजावाद की जज ने अपना बेटा या अपना भतीजा या कोई, क्या इस तरीके की बातें सही है? हर जजेस के बच्चे नहीं बनते हैं जजेस। क्या लगता है आपको जजेस सोशल मीडिया या मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं? सबकॉन्शियसली बिल्कुल होते हैं। किस हिसाब से पैमाना तय होता है कि किस केस की कौन सा वकील कितने पैसे लेगा? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखो बेटा पैसे तो नहीं है, लेकिन लस्सी लाए घर से बना के आप ये ले सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेट इंडिया फाइल्स में। मैं हूं आपके साथ उदाहरण गौर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का लोकतंत्र मुख्यतः 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इसी न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग है सुप्रीम कोर्ट। और इसी सुप्रीम कोर्ट के 3 लॉयर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। स्वागत है शैलेंद्र भाई। ठीक। आदर्श भाई, स्वागत है आपका। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू साजू। मेरा पहला सवाल ये है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये क्या? तो देखिए, जब हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ऐसा मतलब एक तरह का एक प्रोसेस बनाया गया है कि जब हाई कोर्ट से कोई केस सुप्रीम कोर्ट आए, तो उसको सही से फाइल करवाने से लेके उसको जज तक पहुंचाना, जो जिसको हम लिस्टिंग कहते हैं, उसका एक प्रोसेस आराम से फॉलो हो, ठीक ठाक फॉलो हो, उसके अंदर कोई गलतियां ना हो, सही से पेपर की फाइलिंग हो, जो डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं उसकी वेरिफिकेशन हो। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स के अंदर एक पोजीशन डिफाइन करी, जिसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक तरह से ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उस केस को जिस वक्त से वो फाइल होता है वहां से लेके केस को लिस्ट करवाना, जब तक वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं कि इसमें जो केस फाइल हुआ है वो सब कुछ ठीक है, उसके अंदर कोई इसमें कोई गलती नहीं है, और जो पिटिशनर या फिर जो लिटिगेंट उसमें बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसको बनने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जब हम बात करते हैं, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना एक पेपर लेती है, जिसको बनने के लिए आपको 4 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में, और 1 साल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रेनिंग होती है। और जिस दिन आप ट्रेनिंग के लिए आप अपना स्टार्ट करते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर को बताना पड़ता है। 1 साल के बाद जब आप उसको खत्म करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक उस पर एग्जाम लेती है, और जो लोग उसको एग्जाम को क्लियर करते हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाते हैं। अच्छा, ये सीनियर वकील ये क्या होते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी कहते हैं जिनको? जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो बनते हैं, और इसके लिए क्या होता है कि हमारे देश के अंदर एक एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसका सेक्शन 16 जो है वो ये बोलता है कि कुछ वकील जो किसी तरह से या तो एक्सपीरियंस में और उसके बाद जो है स्पेशल नॉलेज रखते हों, उनको जो कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपने अपने स्तर पे डेजिग्नेशन देता है। तो एक वकील जो होता है जब वो अच्छा काम कर रहा है और उसके बाद उसको लगता है कि अब उसका टाइम आ गया कि उसको भी बनना चाहिए एक सीनियर एडवोकेट, तो उसके बाद वो अप्लाई करता है। एक प्रोसेस फॉलो होता है उसके लिए भी, और उसके बाद होता है हाई कोर्ट के जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कमेटी होती है, जो उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उनको एज ए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करती है। अच्छा, सीनियर एडवोकेट और जो नॉर्मल एडवोकेट है उनमें कुछ मतलब डिफरेंस आपने बताया, तो कुछ उनको फायदा भी मतलब सीनियर एडवोकेट्स को कुछ मिलता है? सीनियर एडवोकेट बनने के बाद इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम ये होना चाहिए जिनको समझते हैं कि एथिकली, वो क्या करते हैं कि एक तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड बार थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्या वो एक सीनियर है, डेजिग्नेशन है, उनके पास एक स्पेशल स्टेटस है, और एज पर लॉ भी उनके ऊपर एक थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन रखी गई है कि वो विदाउट अ जूनियर एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते, तो वो डायरेक्टली वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं।
हाँ वो डायरेक्टली किसी से केस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई केस आता है तो उनको जूनियर वकील के द्वारा ही आएगा, जो या फिर नॉन सीनियर एडवोकेट कह सकते हैं उसको, क्योंकि नॉन सीनियर एडवोकेट वो भी होते हैं जो शायद 50 साल की उम्र हो लेकिन वो सीनियर डेजिग्नेटेड है, तो वो नॉन सीनियर एडवोकेट है। तो वो उस केस को एक्सेप्ट करेंगे और वो सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज में एंगेज करेंगे कि हाँ ये सर आप हमारे लिए अपीयर हुई है, मैम हमारे लिए अपीयर हुई है। तो विदाउट द असिस्टेंस और विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द जूनियर एडवोकेट वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकती। यही प्रोसेस एक तरह से आप सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है उसके बिना कोई भी वकील जो है वो केस के अंदर आगे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनको ही उनकी अपीयरेंस लगानी है, उन्हीं को केस की फाइलिंग करनी है, जो केस के स्टेटस आएंगे, नंबर्स आएंगे, क्योंकि हर केस का एक नंबर होता है, वो सब कुछ का जो रिकॉर्ड है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपने पास रखता है और उसी से फिर वो आगे हम लिस्टिंग में या फिर किस दिन किसकी सुनवाई है, किसको एंगेज करना है, किस वकील को एंगेज करना है, किस तरह का आर्ग्यूमेंट होगा, वो सबकी प्रिपरेशन जो है हम उस तरह से करते हैं। जब हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें तो मेरा पहला तो हम इसको दूसरा सवाल कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की नॉर्मली दिनचर्या क्या होती है? तो देखिए सुधांशु, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, सर्वोच्च न्यायालय उसको हम बोलते हैं, तो उसका जो काम करने का तरीका है वो बाकी कोर्ट से बिल्कुल अलग है। तो टिपिकली हम अपना दिन जो है वो 9:30 से 10 के बीच में स्टार्ट करते हैं और उस वक्त पे हमारे मन में ये होता है कि हमारे पास एक कॉज लिस्ट होती है, जिसके अंदर कॉज लिस्ट का मतलब होता है कि कौन से कोर्ट में कौन सा केस लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि उस दिन हमारे कितने केसेस लगे हुए हैं, वो केसेस जो है किस जज के सामने है, उसमें कौन आज जो है पैरवी करने वाला है, कौन अपीयर होगा, उन सबका हमारे पास एक पूरा पहले वाले दिन में हमारे पास रिकॉर्ड होता है और हम फिर धीरे धीरे करके उन कोर्ट्स के अंदर हियरिंग्स को अटेंड करते हैं। तो सुबह का टाइम जो होता है हमारा थोड़ा भागा दौड़ी वाला होता है, हम लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। हमारे साथ हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, क्लर्क जो हमारी फाइल लेके चलता है, हमारे साथ अंदर जाता है। आजकल थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया तो लोग आईपैड में अपना कैरी करते हैं फाइल्स को, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसका हमको ध्यान रखना होता है। हमारे बोर्ड्स लगे होते हैं कि कौन से केस कौन से कोर्ट में चल रहा है, कहाँ तक पहुंच गया, तो बोर्ड देख के हमको भागना है। तो धीरे धीरे करके जैसे प्रोसीडिंग्स खत्म होती है कोर्ट की, बीच में लंच होता है, कभी कभी हमको लंच स्किप करना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि हम अपने अपने फिर 3:30-4 बजे के बाद जो है अपने दूसरे काम लगते हैं, जिसमें हमको क्लाइंट से मिलना है, हमको ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है, हमको जूनियर के साथ बैठ के कुछ उससे बात करनी है, उसको कुछ ब्रीफ करना है। तो एक तरह से लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है बाकी कोर्ट से। और 2 तरह के केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, एक होता है रेगुलर हियरिंग मैटर और एक होता है मिसलेनियस मैटर्स। मिसलेनियस मैटर्स वो होते हैं जिनको अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है एक तरह से एक्सेप्टेंस नहीं किया है और वो फ्रेश मैटर्स होते हैं जो मंडे और फ्राइडे को लगते हैं। और रेगुलर हियरिंग मैटर होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हाँ ठीक है, ये जो आप हमारे पास केस लेके आए हैं अब इसकी सुनवाई शुरू करेंगे रेगुलर बेसिस पे। जब तक वो रेगुलर नहीं है, मिसलेनियस है, उसमें के अंदर अभी जो है दोनों पार्टी को चांस दिया गया है कि आप अपना जो है मत रखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मंडे और फ्राइडे को जब केसेस लगते हैं तो थ्रेशोल्ड पे भी डिसमिस हो सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि जो हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसके अंदर उसको डिसमिस कर देगा। लेकिन अगर वो डिसमिस नहीं करता, उसको लगता है कि हाँ ठीक है इसको सुनना चाहिए, तो वो नोटिस इशू करता है और दूसरी पार्टी जो रिस्पोंडेंट अपना उसके ऊपर अपना रिप्लाई फाइल करती है और कोर्ट उस रिप्लाई के ऊपर और हमारे जो पिटीशन होती है उसके ऊपर देखते हैं कि अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो उसमें लीव ग्रांट हम बोलते हैं, लीव ग्रांट करते हैं, उसको रेगुलर हियरिंग पे वो मैटर फिर चल जाता है। आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नॉर्मली कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की पूरा प्रोसेस क्या होता है? केस फाइल करने का पूरा प्रोसेस मेनली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ना लगभग थोड़ा सेम होता है, लेकिन जो इसे सर ने बताया कि एओआर का जो रोल होता है वो सुप्रीम कोर्ट में मेनली होता है, लेकिन हाई कोर्ट में एक नॉर्मल एडवोकेट भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा, मेन क्वेश्चन इसमें इससे पहले भी एक आता है कि केस कौन से आ सकते हैं। हाँ, यही होता है। क्या होता है कि सबसे पहले जो केस फाइल होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हुआ, सिविल और क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। इसके बाद उसमें जजमेंट आएगा किसी ना किसी दिन, 3 साल या 4 साल, हाँ, जो भी जजमेंट आया। तो एक तो जजमेंट वाले हो गए, दूसरा हो गया कि कोई बीच में ऑर्डर्स आते हैं, जैसे बेल एप्लीकेशन लगाई, उसको ऑर्डर आया कि बेल अलाउड है या डिनाइड है, या तो कोई मिसलिनियस ऑर्डर्स होते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं केस, मेजॉरिटी में बता रहा हूँ इस तरीके के होते हैं। अब इस तरीके के अपील में तो अपेलेट कोर्ट जो इंडिया में सबसे पहला जिसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं वो हाई कोर्ट होता है।
तो वहां पे केस इसमें फाइल कर रहा है, तो वहां पे एज सच एओआर ही फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, उसमें नॉर्मल वकील नॉर्मल वकील भी फाइल कर सकता है। अब वहां पे आप केस फाइल कर रहे हो तो उसमें भी जो हर हाई कोर्ट के में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के एडवोकेट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही आप यूपी जाओगे तो वहां के एक बार काउंसिल ने अपना एक रेजोल्यूशन निकाल के क्या किया, वहां पे एक लोकल एडवोकेट के साथ ही आप कर सकते हैं। एक तरीके कह सकते हैं एओआर जैसे सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में है, तो वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सिस्टम है कि वहां का एक लोकल काउंसिल आपको चाहिए, वो उसी के वकालतनामा पे केस फाइल होगा, आपका साथ में ना हो। ठीक है, आप मेन फ्रंट फेस वहाँ के जो वहाँ का फ्रंट वकील फेस होगा, नहीं कह सकते, लेकिन फाइलिंग फाइलिंग में जो वही होगा। कागजी कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट में एओआर है, फाइलिंग अथॉरिटी इनके पास है। हाँ। उसी तरीके से वहां के जो लोकल काउंसिल मतलब जिनका वो बार से रजिस्टर्ड है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, वही कर सकते कागजी कार्रवाई उनके नाम पे। हैं। हाँ, अपीयर आप हो सकते हो, जैसे उसमें आप कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर लेके देखोगे तो उसमें जब अटेंडेंस वाली पैराग्राफ उसमें लिखा होता कि सो एंड सो होल्डिंग अ ब्रीफ ऑफ सो एंड सो एडवोकेट, तो जो होल्डिंग अ ब्रीफ हो सकता, आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन क्या होता है फाइलिंग भी उनके थ्रू से होती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कोई सिनेरियो, वहां पे कोई भी फाइल कर सकता है। उसी तरीके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है। आप यूपी में जाएंगे तो वहां के आपको लोकल एडवोकेट के वकालतनामा पे ही केस होगा, लेकिन आप दिल्ली का आपका एनरोलमेंट है तो आप वहां पे नहीं कर सकते हो, लेकिन दिल्ली में कोई भी आके कर सकता है। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, दिल्ली के किसी भी फोरम में, ट्राइब्यूनल्स में, या फिर कोई एडजुकेटिंग अथॉरिटी हो, या फिर एसडीएम इवन कोर्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कोर्ट होते हैं, वहां पे भी कोई भी एडवोकेट वकालतनामा लगा के कर सकता है। लेकिन दिल्ली में ये तो ही हो गया। अब हो गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में और भी तरह के ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे आप रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगती है, वो हाई कोर्ट में भी उसका 226 के अंडर होता है। तो उसी तरीके से पावर का एक कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो स्टार्ट होता है वो हमारा हाई कोर्ट से स्टार्ट होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा जाता है इसलिए उसको। उसके बाद अपील में आप आते हो सुप्रीम कोर्ट। तो शैलेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, नॉर्मल कोई पिटीशन और पीआईएल पिटीशन में क्या मतलब किस तरीके का अंतर हो दाखिल करने में? तो नॉर्मली पिटिशन किसी इंडिविजुअल की साइड से, एक ग्रुप की साइड से ही फाइल होती है कि जहाँ आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आपके राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिमिनल हैं, आपने कोई कर दिया, क्राइम कमिट कर दिया, आपने मर्डर कमिट कर दिया, जिला कोर्ट में केस चलेगा, आपको सजा हो गई, फिर आप अपील में जाओगे तो आप हाई कोर्ट में भी हुआ, बहस हुई, सेम आगे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते सुप्रीम हो। कोर्ट, बट पीआईएल क्या कॉन्सेप्ट आया कि रिट पिटिशंस जो होती है, जिसमें आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर ये एक कॉन्सेप्ट आया 80s के अराउंड में, पीएन भगवती जी जस्टिस लाए कि कुछ लोग ऐसे वो आ ही नहीं सकते, उनके पास मीन्स नहीं है, और कई बार क्या है कि मीन्स भी है तो उन्हें पता ही नहीं है। तो ये हुआ कि वो खुद तो केस फाइल नहीं कर सकते, तो कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो वो उनका कॉज ले लें। तो वो पीआईएल ये आया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी आप एज ए इंडिविजुअल तो फाइल कर रहे हो बट आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो उस चीज, आप किसी और के बिहाफ पे वो करना चाह रहे हो, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट, और उसमें पूरे पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो उसमें आपका इंडिविजुअल कोई राइट नहीं। लाइक मर्डर आपने किया तो आप एक्यूज हो तो आप ही फॉलो कर रहे हो, बट किसी एरिया में बांध बन गया, डैम्स हुए या कुछ जंगल कट रहा है, तो उससे सब कोई इफेक्ट हो रहा है। अब क्या पता वहाँ जो आदिवासी हैं वो इतना नहीं समझ पा रहे कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो अगर आप दिल्ली में भी रह रहे हो, आपको लग रहा है कि झारखंड में कुछ माइंस का हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो ये पीआईएल के थ्रू आप रिट पिटिशन से फाइल करते हो, बट उसको कैटेगरी पीआईएल बोलते हैं कि आप इन्वॉल्व नहीं हो डायरेक्टली उस कॉज से, बट आप उन लोगों के बिहाफ पे आप केस डाल सकते हो। पीआईएल दाखिल करने को जुडिशियली एरिया भी होता है कि अगर मान लो झारखंड का है तो उसको झारखंड के कोर्ट में डाला जाए, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट या वहाँ, कि इसको दिल्ली वगैरह या किसी और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कर आप सकते या तो दो ही जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया का एक है, तो आप सीधा यहाँ डाल दो। हाँ, नहीं तो अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो आप उसी एरिया के जो स्टेट की बाउंड्रीज है उसके अंदर के हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो झारखंड वाला झारखंड हाई कोर्ट में जाएगा। पीआईएल केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में बस पड़ती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रिट पिटिशन एक्चुअली में पीआईएल है रिट पिटिशन, बट वो थर्ड पार्टी फाइल कर रही है, डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड पार्टी है वो नहीं आ रही है, तो रिट के अंदर ही पीआईएल का नाम दे दिया गया उसको। अच्छा, कई बार हम देखते हैं रोहित जी कि एक प्रोसेस होता है कि अब जैसे अभी दिल्ली में एक बड़ा चर्चित मामला चल रहा है, मैं नाम दिल्ली जो आबकारी मामला है कि राउज एवेन्यू कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कई बार ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच गए, तो वो किस आधार पर मतलब खारिज कर दिया जाता है और कहते हैं कि आप नीचे से लेके जैसे शैलेंद्र बता रहा है कि और आदर्श ने भी बताया कि किस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। तो दो तरह के हमारे कोर्ट्स हैं। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जो जिनका काम ये है कि अपने नागरिकों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मेंटेन करना, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनको कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब बन रहा था, ठीक है, तो ये सारी बातें थी कि यार हो सकता है कि शायद लोअर जुडिशरी ठीक तरह से काम ना करे या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक प्रोविजन बनाया गया
जिसको हम 136 कहते हैं, जी। आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। अगर 136 पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, जिसके अंदर किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ, मेरा एक ऑर्डर है, मेरे अगेंस्ट फैसला आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, म्युनिसिपल कोर्ट में दिया है, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ, ये एक सुनने लायक मैटर है, सुनने लायक केस है, तो उसके अंदर वो नोटिस इशू करके दूसरी पार्टी से पूछता है। लेकिन क्योंकि अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, आपने हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया, जी तो कोर्ट ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना होता है कि यार, आप हर चीज सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके आए? जी आपके पास तो हाई कोर्ट की रेमेडी थी, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, या फिर प्रोसीजरली आपके पास शायद और कुछ रेमेडी थी जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक्सरसाइज कर सकते थे। जस्ट बिकॉज आर्टिकल 136 के अंदर एनी ऑर्डर लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट आराम से बड़े प्यार से उनको बोलता है कि आप लोग नीचे जाइए। नीचे जाइए और उसको सुनिए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो लोड हमारा जो बढ़ता जा रहा है, हमारा जो पेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है, उसके अंदर मेजोरिटी जो केसेस है वो एसएलपी है, स्पेशल पिटीशन, और वो हर दिन आते हैं। हर दिन जो मेरे ख्याल से 80 to 90% जो केसेस सुप्रीम कोर्ट आ रहे होंगे, वो एसएलपी की फॉर्म में ही आते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त ये चेक एंड बैलेंस रखे गए थे कि अगर हाई कोर्ट के किस डिसीजन को आपको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ, ठीक है, मेरे ऑर्डर में कुछ गलती हो सकती है, आप सुप्रीम कोर्ट जाके इसको ठीक करवा सकते करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी कोर्ट अपनी गलती को शायद नहीं हैं। सुधार कोई कोर्ट क्या कोई नहीं मानता है। तो इसलिए स्पेशल लीव पिटीशन के रूट से जब केसेस सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो उसका लोड बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोई बाईपास करके डायरेक्टली आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, म्युनिसिपल कोर्ट से डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, तो कोर्ट उसको बोलता है कि आप अपनी जो लीगल रेमेडीज हैं पहले उसको एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट आइए प्रॉपर चैनल के थ्रू। तो इसी में एक मामला आया था जून जुलाई के आसपास, राउज एवेन्यू कोर्ट की जो अवकाशकालीन जो जज थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी ईडी वाले मामले में। तब तक सीबीआई वाला मामला हाईलाइट नहीं हुआ था। उस आदेश के कहते हैं कि टाइप मतलब आदेश जो एक पत्र आता है, उसके आने से पहले ही ईडी के जो वकील थे वो हाईकोर्ट में पहुंच उस आदेश के खिलाफ फैसला ले आए थे कि उनका आदेश रद्द कर दिया जाए। वो कितना सही था? क्या पूरा प्रोसेस अगर आप बताना चाहें लीगल वेज में, क्या वो प्रैक्टिस सही थी या नहीं? देखिए, हमारे देश के अंदर जो बेल की बात करते हैं, अगर हमसे बेल की बात करें, तो बेल इज अ राइट, ठीक है। अगर आप आजकल बहुत हाईलाइट है ये। आपको लगता है कि हाँ, अगर आपके खिलाफ जो है केस सही से बना नहीं है, कमजोर है, तो एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल को उसमें बात करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी हैं इसके ऊपर कि दैट बेल इज अ रूल और जेल इज एक्सेप्शन, ठीक है, कि बहुत ही कम केसेस में आप लोगों को जेल भेजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ ऐसे प्रेसिंग इश्यूज हैं कि वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर ले या फिर कहीं भाग जाए, तब उन केसेस में आप जो है जेल में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, जो एक्यूज्ड है वो सही है, आपके साथ सही से कोलैबोरेट कर रहा है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इंटरोगेशन कीजिए, आप उसके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन में आप सहयोग कीजिए, लेकिन जेल में रखने का फायदा है। तो इस तरह के केसेस के अंदर जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन देता है और ओवरनाइट उसको चैलेंज कर दिया जाता है हाई कोर्ट में, तो शायद जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है या फिर जो पुलिस की साइड का जो केस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो केस है, उनमें शायद उनको ये लगता है कि हाँ, अगर ये बाहर आ जाए कोई इंसान, तो शायद वो एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर शायद वो इतना पावरफुल है कि वो कोई चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसको अंदर रखना ही ठीक है। तो इसीलिए जो है कुछ केसेस के अंदर ये चीजें बहुत जल्दी मूव करती हैं, और कुछ केसेस में आराम से, जहां पे लगता है कि हाँ, ठीक है, हमारे पास टाइम है, तो प्रोसिक्यूशन भी फिर आराम से उस तरह से काम करता है। न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो एक टॉपिक कहीं ना कहीं कितना भी बचना चाहो लेकिन आ ही जाता है, कोलेजियम। इसके बारे में मैं जानना चाहूँ थोड़ा विस्तार से, क्या प्रोसेस है, क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से पूरा ये है। आप तीनों लोग इसमें अपना हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कोलिजियम सिस्टम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया का अपना बनाया हुआ मैकेनिज्म है, ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लाइक अगर हमने अडॉप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन किया था, मेनली ब्रिटेन से किया था, 1935 का एक्ट को हमने एज इट इज ले लिया, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए, बट यूएस का हमने कुछ फॉलो किया, कुछ आयरलैंड से लिया, तो हर जगह वहाँ गवर्नमेंट से अपॉइंट करती है। बट इंडिया में थोड़ा सा बीच में पॉलिटिकल चीज़ें रही या जो भी रहा, और उस टाइम पे जो बेस्ट सूट किया गया जो लगा, तो ये 1983 में फर्स्ट टाइम पे केस आया
तो एक आर्टिकल होता है 124 कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, और 217 है हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंट होंगे। तो वहाँ ये लिखा था कि चीफ जस्टिस रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ही करती थी, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए और उस टाइम पे ऐसा नीड अराइज हुई कि फील्ड हुआ चेंज होने से उस एक केस आया, फर्स्ट जजेस केस हम उसको बोलते हैं 83 में। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, जो सीजीआई बोलेंगे उसको प्राइमेसी मिलेगी उनके ओपिनियन को, और गवर्नमेंट उसे काटेगी नहीं। फिर उसके बाद 90s में सेकंड जजेस केस आया, स्कोरा जैसे सर हैं, एओआर है, तो इनकी एसोसिएशन होती है, हर एक एडवोकेट की भी तो ऐसी स्कोरा है, उसने एक केस डाला कि और इस पर रिजिड होना चाहिए। तब वहाँ पे लॉ ऐसे इवॉल्व हुआ कि अब जो भी नाम जाएंगे वो सीजीआई के थ्रू ही जाएंगे और गवर्नमेंट को मानने पड़ेंगे। कंसल्टेशन को उन्होंने कंकरेंस मान लिया कि अब प्रेसिडेंट उस पर मांगेगा नाम तो मानना ही पड़ेगा, जो भी नाम यहाँ से चलेगा। बट उन्होंने कहा कि अब सीजीआई भी अकेला बंदा नहीं करेगा, उन्होंने सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी जो 1 2 3 टॉप 3 जजेस होंगे वो अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को। फिर उसके बाद 1998 के अराउंड में थर्ड जजेस केस गया, एसपी गुप्ता केस के नाम से टाइटल है। उसमें लगा कि नहीं, थोड़े और चेक्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए। तो सॉरी, एसपी गुप्ता गलत हो गया, इनरे खुद से सुप्रीम कोर्ट ने केस लिया। इनरे मतलब ऐसे होते हैं अपने आप से केस ले लिया, जैसे आरजे का संज्ञान, खुद से संज्ञान ले लिया। तो वहाँ पे और इसको विजिट करेगा कि थोड़ा और चेक्स ऐड करते हैं। तो वहाँ पे 2 मोड्स लाए गए कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस, तो 1 2 3 4 5 जो टॉप 5 जजेस होगा, और हाई कोर्ट के लिए करना है आपको तो सीजीआई प्लस 2 जजेस 1 2 3 वो लोग हाई कोर्ट में करेंगे। प्लस इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अपॉइंटमेंट हो रही है या हाई कोर्ट लेवल पर भी हो रही है, तो अभी प्रेजेंटली जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं और उस हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ से आए हैं, तो उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। और सेम हाई कोर्ट में अगर कर रहे हैं तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उससे भी पूछा जाएगा। तो ये ऐसे मैकेनिज्म लाया गया और इंडिया ने इवॉल्व किया। ये क्यों किया? क्योंकि आर्टिकल 50 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस होना चाहिए और इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो ये कोर्ट ने फील किया कि हमें इंडिपेंडेंस के लिए ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए। तो ये अभी बेस्ट सूटेड लगता है और अभी चल रहा है, क्योंकि अल्टरनेट्स में एनजे के 2014 में ये प्रेजेंट गवर्नमेंट एक बिल लाई थी, उन्होंने प्रपोज किया कि जो कमिटी अपॉइंटमेंट की हम इसको ऐसे बनाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 जजेस सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन्स होंगे। अब उन 2 एमिनेंट पर्सन्स को कौन चूज करेगा उसके लिए एक फर्दर कमिटी डिसाइड करेगी कि पीएम होंगे, सीजीआई होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये लाया गया कि अब ये मोड रखते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जजेस को अपॉइंट नहीं करते। तो थोड़ा गवर्नमेंट को फील हुआ कि क्योंकि कुछ इश्यूज लगे ओवर द टाइम, उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर वो चैलेंज हुआ केस, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से स्ट्रक डाउन कर दिया कि ठीक है, ये 2 एमिनेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत वेग है कि आप अगर इतने हाई पोजीशन पे चीजें करना चाहो तो स्पेसिफिक्स होनी चाहिए। तो वहां से उसको क्लोज कर दिया गया। तो ये तो मतलब लीगल हिस्ट्री है ऐसी। बाकी मतलब सर ज्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, कुछ लोग कॉलेजियम के उसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया पे चलते हैं कि इसमें भाई भतीजावाद की, जज ने अपना बेटा या अपना भतीजा या कोई, क्या इस तरीके की बातें सही है जो आरोप लगते हैं इसमें? देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी थोड़ा आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अब जैसे कि जजेस है, एक जज है, ठीक है, एक जज अपने फैमिली में भी इनहेरिट चाहेगा कि बच्चे आगे हाँ, बढ़े, ठीक है, हर कोई डॉक्टर चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। तो ऊपर से क्या होता है, इन्वायरमेंट मिलता है। हाँ भाई, देखिए एक सबसे इंडिया में ना पॉलिटिक्स बॉलीवुड के बाद 3rd नंबर पे टफेस्ट जो वो है फील्ड है वो लिटिगेशन है, लॉयर्स की, हाँ, ठीक है। जजेस में भी कंपटीशन रहता है, कंपटीशन कह सकते रहता है, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट के जो जजेस सबसे ज्यादा जो जजेस बनते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से नहीं आते हैं, वो बाहर से प्रमोट होकर बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट सीनियर एडवोकेट या फिर अपनी एक फील्ड बनानी पड़ती है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, रुतबा बना हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देखते होंगे, हाई कोर्ट के जजेस पॉइंट में तो बकायदा बताती है इस फील्ड के हैं, ये आईपीआर के एक्सपर्ट है, ये टैक्सेशन के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं, क्रिमिनल के हैं, जो भी इस फील्ड होती है। तो क्या होता है कि अब एक जज है, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, एक जज है, उसने पूरी मेहनत की, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसका बच्चे आए, उन्होंने भी देखा, कुछ 2 बच्चे में से किसी एक का इंटरेस्ट था, उसने भी फादर के साथ लिटिगेशन स्टार्ट की, फादर जज बन गए, चैम्बर फिर उनका बेटा संभाल रहा है, ठीक है। देखो तो हर जजेस के बच्चे नहीं बनते हैं जजेस, लेकिन हाँ कुछ के बच्चे होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल सकते हैं, उसमें डाउट नहीं कर सकते। अभी हमारे जो करंट सीजीआई है, इनके फादर भी सीजीआई थे, लेकिन अभी क्या करंट सीजीआई के आप उनकी इंटेलेक्चुअल पे उंगली उठा सकते हैं कि नहीं वो कैपेबल नहीं है? नहीं, बहुत उनका कम्युनिकेशन स्किल कितना ब्रिलियंट है, ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। हाँ, बस वेट कर सकते हैं कि एक इसको ट्रेडिशनल ना बनाए, ये वही फिक्स ना हो जाए। आम जो एक न्यू कमर आ रहा है, न्यू लिटिगेशन, फर्स्ट जनरेशन लिटिगेशन, उसके दिमाग में ऐसा नहीं कि मैं तो कभी बन ही नहीं सकता। एक ऐसा माहौल है ना, चेक बैलेंस का हर जगह पे जरूरी है।
ठीक है। वरना क्योंकि क्या है, आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग अब सारी चीजें अब आर्काइव में आने लगी हैं, तो 50 साल का भी रिकॉर्ड रहता है। हाँ। ऐसा नहीं रहता है कि नहीं पता चल रहा है कि कुछ छुपा ले इससे जाओगे। पहले, आज से 2-3 साल पहले लोग जानते थे सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम कैसा होता है। हाँ। आज सब समझ में आ गया है। लोग ने 370 की हियरिंग पूरी सुनी है, 5-5, 6-6 घंटे की पूरा जो है, ठीक है। इवन कह सकते हैं कि आजकल तो जो एक लीगल प्लेटफॉर्म है, जैसे 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, उनका ट्विटर पे चलता है, वो तो बाइट डालते रहते हैं वाकई में। कि जो आउट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स कुछ कमेंट्री जजेस और एडवोकेट के बीच में होती है, हंसी मजाक होते हैं, वो हाँ। तो डाल देते हैं। जैसे अभी कर्नाटक हाई कोर्ट वाला मामला निकल वो के आया मामला आया था कि जो उन्होंने 2 टिप्पणियां की, उसको लेके सीजीआई ने खुद ही सुप्रीम 100 कोर्ट में, हाँ, ठीक है। लेकिन वो तो चलो वीसी पे ऑनलाइन था, ऐसे यानी बहुत इंसिडेंट हर दिन होता है, ठीक है। जैसे तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन किया था उसी पे आता हूं वापस, कि आप ये सही है कि आरोप लगते, देखिए 100% नहीं है। ऐसे तो आप देखे जाए टोटल इंडिया में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज मिला के तो मुझे लग रहा है 1000 के आसपास है। क्या सब वही के बच्चे बन रहे हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ के हो भी रहे हैं, तो कुछ उनके अंदर क्रेडिबिलिटी तो होगी। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, एक ऐसा एटमॉस्फेयर और या फिर मैकेनिज्म रहना चाहिए कि जो न्यू फर्स्ट जनरेशन है या फिर जो एक बैकग्राउंड से आए हैं, जो जिनके फादर मदर या किसी आसपास खानदान में भी, उनके ऊपर भी रहना चाहिए कि हाँ, अगर वो सोचता है, सपना देखता है कोई छोटे से बच्चे कि मैं भी एक जज बनूंगा, या डिस्ट्रिक्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, तो उसके लिए ना उसको जो एक साथ में एटमॉस्फेयर होप होती है, वो होप ऐसे टूटे ना जैसे आप अदर इंडस्ट्री के लिए, जैसे बॉलीवुड के लिए है कि भैया वहां पे न्यू कमर्स का चांस नहीं है, एक बन गया है, एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। लेकिन अभी जुडिशरी में ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल, अभी सोशल मीडिया का बात आए, थोड़ा सा मैं भी, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो अभी देखिए जैसे कि शैलेंद्र ने आपको बताया कि कोलिजियम कैसे आया, ठीक है। और अभी हालांकि क्या कहते हैं कि वो एक परफेक्ट मॉडल नहीं है, लेकिन बेस्ट आज की परिस्थिति में हम उसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन देखिए अब जब हम बात करते हैं ना कि किस तरह से आपने सवाल किया कि ऐसा होता है क्या कि थोड़ा सा भाई भतीजा हुआ हो, इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा, कुछ इन्फ्लुएंस हो, तो आपको शायद थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जो एक स्ट्रेंथ 34 जजेस की, हाँ, उसमें रिप्रेजेंटेशन देखना चाहिए। उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, उनका प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि उनका क्या बैकग्राउंड है। मिसाल के तौर पे हमारे मतलब देश के अंदर जितनी शायद पुरुष वकील होंगे उतनी ही महिलाएं वकील भी होंगी, ठीक है। वो भी उतना ही मेहनत कर रही है, वो भी उतना काम कर रही है, लेकिन कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में भी सिटिंग जजेस हैं? आई थिंक ये क्या 2 है, अभी 3 है, ठीक है। अभी 3 थी, अब 2 हो गई शायद, अभी 2 है अभी तो, ठीक है। तो इतने साल की जो हिस्ट्री हमारी सुप्रीम कोर्ट की रही है, मेरे ख्याल से लेस देन 10 पे अभी हम होंगे, शायद 7-8 विमेन जजेस जो हैं वो अभी तक एलिवेट हुई है। और आई थिंक सीजीआई अभी तक कोई नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। अब एक जो है एक बीवी नागरत्न 27 में बन जाएंगे, बहुत अच्छी जज है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, वो शायद पहली होंगी जो सीजीआई बनेंगी। तो मेरे ख्याल से आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि वो इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं पे जरूर दिखता है, और जेंडर रिप्रेजेंटेशन में भी आप उसको देखेंगे, फिर आप उसको रिलीजियस उस पर भी देखोगे कि कुछ माइनॉरिटी शायद उतना रिप्रेजेंटेड है कि नहीं है, ठीक है। फिर एरिया वाइज भी आप उसको देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जज आए हैं ईश्वर सिंह, ठीक है। इतनी हिस्ट्री के बाद, इतने हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी हिस्ट्री रही है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट से किसी का आना, ठीक है। काफी टाइम से मतलब ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स को इग्नोर कर दिया गया एलिवेशन के पॉइंट पे। तो ये सारी चीजों को भी हमको शायद सिर्फ हम अगर इसको हम देखें कि एक फैमिली लीनियज चलती आई है, उसके अलावा भी एक पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम जेंडर बेसिस, ये सब भी हमको देखना चाहिए। अच्छा, एक प्रोसेस मैं समझना चाहूंगा कि कोई केस आता है तो सीजीआई किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये केस कौन सी कोर्ट सुनेंगे, कौन से जज सुनेंगे? हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि देखिए जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो शायद होती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। क्योंकि वो अगर वो इंडिपेंडेंट रहेगा तभी वो सही डिसीजन दे पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक जज कई तरह के केसेस सुनने को कॉम्पिटेंट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिटी नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे हुए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी केस आपके सामने आता है आपको उस तरह से उसको सुनना चाहिए।
लेकिन क्या होता है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ लिस्टिंग एक क्योंकि चीफ जस्टिस जब हम बोलते हैं तो वो चीफ का मतलब क्या है, इज अ मास्टर ऑफ द रोस्टर, ठीक है, वो रजिस्ट्री को एक तरह से मैनेज करते हैं, रन करते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक रोस्टर बनता है, उस रोस्टर के हिसाब से जजेस की एलोकेशन होती है। तो अगर हम फिर दोबारा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं वो दे सिट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, ठीक है, सॉरी 2 and more than 2, 2 जज होंगे या 2 से ज्यादा बैठते हैं। हमारे रूल्स के अंदर सिंगल जज की पावर्स अलग से डिफाइन की गई है, लेकिन वो किसी केस के अंदर फैसला नहीं सुना सकते, वो आपको कुछ छोटे मोटे इंटरिम रिलीफ जिसको हम कहते हैं वो दे सकते हैं। तो फैसला 2 या 2 से ज्यादा दो जजों या की दो से बेंच। ज्यादा ही दे सकते हैं, 2 के बाद 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। हाँ, अब इस पे आगे आएंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब सीजेआई एक रोस्टर बनाते हैं तो हमारे अभी 17 कोर्ट रूम है, 17 कोर्ट रूम है हमारे, 17 के अंदर मतलब एक तरह से मान लीजिए कि जो 17 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो जस्ट फॉर मैटर ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एकदम इसको ऐसा फॉलो नहीं किया था, लेकिन वो 17 जो जजेस हैं वो प्रिसाइड करेंगे। एक कोर्ट के अंदर एक प्रिसाइडिंग जज होता है, प्यूनी जज हम बोलते हैं जो स्थापन करता है, तो पायलट को पायलट, हाँ आप इस तरह से मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब इस 17 कोर्ट रूम के अंदर अगर हमको केस बांटते हैं तो जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश वो कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो नेशनल इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उससे रोस्टर बनाते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, जैसे कि पीआईएल के जो मैटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे मैटर हैं जिसके अंदर आर्म फोर्सेस के लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो आर्म फोर्सेस के लिए एक अलग बेंच एलोकेट करेंगे कि आर्म फोर्सेस वाले मैटर यहाँ जाएंगे। हो सकता है कि टैक्स का मैटर हो तो टैक्स के लिए अलग है, ठीक है। कंपनी के मैटर, कमर्शियल कोर्ट्स के मैटर बहुत आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जो हर एक कोर्ट सुनती है, जिनको हम बोलते हैं, एक तो ऑर्डिनरी सिविल मैटर, जिसके अंदर मतलब एक ये कैटेगरी है, उसमें ऑर्डिनरी सिविल मैटर आता है, और ट्रांसफर पिटीशन और बेल के मैटर, ये यूनिफॉर्मली हर कोर्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते जा सकते हैं। लेकिन जो ये डिसीजन लेगा कि कौन सा मैटर किसके सामने लगना है वो मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, जब जजेस कोई मामला सुनते हैं या फैसला सुनाते हैं तो अच्छा खासा टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10, 12, 15 साल। उस दौरान ऐसा तो नहीं कि कुछ घटित ना होता हो, अखबारों में भी उसकी डेली रिपोर्टिंग होती है सामने, और ऐसा ना हो देखते पढ़ते ना हो, टीवी भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी चलाते होंगे। क्या लगता है आपको जजेस सोशल मीडिया या मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं? देखिए सबकॉन्शियसली बिल्कुल होते होंगे, ह्यूमन अगर नेचर। वो पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके सामने आ रहा है, दे आल्सो हैव अ फैमिली, Yeah. वो घर में बैठ रहे हैं, डिनर टेबल पे कोई बात हो रही है, उनके शायद फैमिली का ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है उनके ओपिनियन से, तो जब वो इन सब चीज़ों को सुनते होंगे तो सबकॉन्शियसली उनके अंदर वो चीज़ आती है। लेकिन अब वो न्यायाधीश हैं, वो ठीक है, न्यायमूर्ति, हम अगर उनको न्यायमूर्ति बोले तो जैसे हम न्यायमूर्ति बोलते हैं तो उनके अंदर वो एक अलग ही इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी आ जाती है कि हाँ अब चाहे जो भी हो मेरे सामने, मेरे को सिर्फ उसी पे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो बिल्कुल करता है, मुझे लगता है बिल्कुल करता होगा, और यही उनका रियल टेस्ट भी है, हमारे जजेस का रियल टेस्ट भी यही है कि वो कितना उस चीज से अपना को दूर रख सकते हैं और बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी एक्सटर्नल ओपिनियन के या फिर जो पब्लिक एट लार्ज में जो डिस्कशन हो रहा है उसको नजरअंदाज करके एक सही फैसला सुना। जब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि कोई फैसला सुनाया जाता है किसी भी मामले में, तो बाहर आके वकील या जो उस चीज उससे जुड़े हुए लोग आके मीडिया में बाइट देते हैं, तो एक टर्म यूज करते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हुए इस फैसले का जो भी है आगे कर, तो एक क्या हद होती है कि भाई इसमें कोर्ट की अवमानना ना हो और अपने मन की बात भी कह लें? देखिए मैं आम जनता के हिसाब से इसका आंसर देता हूँ। क्या होता है कि आप जैसे कोई भी जजमेंट आएगा उसमें क्या होता है, कानूनी रूप से क्या कमी रह गई है, या जज इस चीज को समझने, या कोर्ट बोला जाता है, जज नहीं बोलता, कोर्ट इसको समझना कि वो माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हुए मेरिट्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हम किसी जज, माननीय न्यायाधीश हो या न्यायाधीश या कोई भी लोअर कोर्ट के भी जजेस हैं, उनको पर्टिकुलरली टारगेट करके कि यार वो पर्सनल एक कमेंट करना वो सही नहीं, क्योंकि वो मानने, क्योंकि क्या होता है कि एक जज एक दिन में बहुत सारे फैसले देता है। वो आज जैसे अगर ऑफिस में बैठ के, क्योंकि हम लोग को लगता है कि जज साहब हमारे सामने जब मैटर कॉल हुआ है उसी समय फाइल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो आपकी फाइल कल रात में पढ़ चुके हैं। अब वो थोड़ा
50% हो चुका है केस, अब आपके फाइनल आर्गुमेंट पे और कुछ सुनेंगे तो कुछ डिसीजन देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जजेस 10-15 फाइल पढ़ के आते हैं ना, तो किसी को है वैसे वो पर्सनल नहीं, वो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पे ही देखते हैं, क्योंकि और उनकी एक आप एक काम करते हो और 10 साल तक किसी एक काम को कर रहे हो ना, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो, कॉमन प्रैक्टिस भी होती है, और पोस्ट के साथ कुछ ना कुछ एक इंटीग्रिटी होती है ना, जुड़ जाती है, ठीक है। एक इंसान अभी कोई रिपोर्टर जैसी रिपोर्टिंग में आता है तो उसको एक जो एथिक्स होते हैं वो अपने आप जुड़ जाते हैं, बताने नहीं पड़ते हाँ। कि ये है। उसी तरह जज साहब की बात, तो जो बाइट आके बाहर देते हैं कि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, तो देखिए जो हारेगा वो थोड़ा तो निराश वो तो होगा, वो होता है, लेकिन वो जो कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो सबसे फॉरमोस्ट पहले आती है। आप एक वकील के बोलने के तरीके और उसके वर्ड ऑफ चॉइस पे डिपेंड करता है वो एडवोकेट कैसा है। तो हम जजमेंट से निराश हैं, लेकिन तब भी कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने हमारी ये बात नहीं मानी या वो हमारी बात को समझ नहीं, कोर्ट इस बात को नहीं संज्ञान में ले पाया, जो एक होता है। वही बोलते हैं एक इस तरह के, जैसे नहीं हम लोग बड़ों का होते हैं, बड़े घर में डिसीजन दे दिए कि नहीं आज 10 बजे सो जाना है, तो अब हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, अब नहीं मान रहे हैं दादाजी, क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है सो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मानना चाहिए था, आज ये ऐसा कुछ होता है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि ये इसलिए भी एडवाइजेबल नहीं है कि हमें पता है जज ने फैसला दिया, उसके आगे पेपर्स आए थे, कुछ चीजें हमें लगी, बट हम अगर बोल दें उनके पास तो ओपिनियन है ना कि वो आके बोल सके, तो वो फिर जस्टिफाइड भी नहीं कि हम उनके ऊपर कुछ कमेंट्स करें, क्योंकि उनके पास फिर राइट टू रिप्लाई नहीं है जजेस के पास केसेस का। अच्छा, ऐसा ही एक मामला आया था, एक बहुत बड़े वकील है हमारे देश के, एक्टिविस्ट भी, प्रशांत भूषण जी, उनके ऊपर आई थिंक ₹1 का कुछ ऐसा जुर्माना लगा था। वो किस तरीके की, मतलब क्या वो उन्होंने एक कमेंट कर दिया था जुडिशरी की इंटीग्रिटी को लोअर कर दिया, लाइक उनको ऐसा लगा एक समय पे कि शायद जजेस फैसला केस को ना देखें पब्लिकली या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो, तो वो फिर इनिशिएट हुआ। अच्छा, कंटेम्प्ट के लिए रूल है कि अगर आपको इनिशिएट करना है तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर की कंसेंट लेनी होती है, तो आप लाइक ऐसा नहीं कि आप भी आहत हो गए तो आप भी डाल सकते, लेकिन वो लिस्ट नहीं होगा, पहले आपको सरकार और अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल सरकार के वकील होते हैं सबसे हाईएस्ट, तो वो लोगों ने भी दिया कंसेंट और फिर जुडिशरी को लगा, प्रॉपर ट्रायल हुआ, उन्होंने सुना उस केस को, तो उन्होंने, बट वो भी क्योंकि अच्छे वकील थे और कई बार होता है कि अपने ही लोग हैं, नाराज है, कुछ हो सकता है, तो एक सिंबॉलिक उन्होंने पनिशमेंट के रूप में ₹1 की वो कंटेम्प्ट लगा दी। काफी मतलब वो एक तरह से मतलब जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है उसमें एक तो होता है कि आपने जजमेंट है उसको नहीं माना, सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जेल हो सकती है अगर आपने कुछ जुडिशरी के अगेंस्ट बोला है, या फिर आपको ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि शायद उससे जुडिशियल सिस्टम की, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते कि उस जज के अगेंस्ट ऐसा हुआ, तो उस टाइम पे ये जरूरी हो जाता है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस बनाए जाए, कि ऐसे ही रूटीन एक्सरसाइज ना हो जाए कि हर दिन जो है वो कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है और वो सीधा किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको सुन रहा है। हाँ। तो अटॉर्नी जनरल का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे जो पिछले अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे एक अटॉर्नी जनरल रहे जिन्होंने मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बोला कि ठीक है, वो किसी ने, जैसे एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है बॉम्बे बेस्ड, वो बहुत कुछ बोलते हैं जुडिशरी के अगेंस्ट, ठीक है, तो उनके नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इन शॉर्ट वी कैन से के हाँ, तो कुणाल कामरा के अगेंस्ट भी पॉसिबल लेटर लिखे कि इनके अगेंस्ट एक्शन, उनको ये लगा कि ठीक है, उन्होंने कुछ अपना एक व्यक्तिगत विचार रखे, वो किसी को अच्छे लगे किसी को बुरे लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज जो है वो जो बोली जा रही है जुडिशरी के अगेंस्ट वो कंटेम्प्ट में आ जाए, इसलिए वो चेक एंड बैलेंस के लिए वो है अटॉर्नी जनरल को। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो अभी प्रशांत भूषण का केस डिस्कस किया, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो ₹1 का फाइन लगाया था, ये आम पब्लिक में उसका गलत इमेज है। हाँ। एक एडवोकेट है तो आप उस पर ₹1 लगा रहे हो, मैं भी एडवोकेट हूँ, कल को मैं कुछ करूँ तो मेरे पास राइट थोड़े ना हो कुछ बोल, लेकिन भाई आम पब्लिक होती, ठीक है, तो उस पर क्या इमेज जा रही है कि भाई कि आप एडवोकेट अपने, जैसे देसी लैंग्वेज में बिरादरी, हाँ, अपनी बिरादरी वालों को देख लिया आपने, लिबरल हो रहे हो, लेकिन आप भाई अगर कोई कॉमन पर्सन हो, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना भी बहुत महंगा है, कॉस्टली है, ठीक है, और उसको डर भी रहेगा क्या हो सकता है, तो ये गलत एक वो सोसाइटी में मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गलत है, शायद संदेश कुछ अलग चला गया। हाँ, कोई नहीं। अब इसमें मैं अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आजकल कोई भी फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आता है तो उसके दो पक्ष हैं, एक कोई हारा है और एक किसी को बुरा लगेगा, किसी के पक्ष में उसको अच्छा लगेगा, तो कई बार क्या होता है कि जज की मंशा पे सवाल उठा दिए जाते हैं, और पास्ट में कुछ ऐसे केसेस हुए भी कि एक हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़ा, किसी को राज्यसभा भेज दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो क्या ये
प्रैक्टिस सही बात ये होती है कि भाई कि अधिकारियों और जजेस के बारे में बात की जाती है कि आप इस्तीफा दीजिए या नौकरी आपने वीआरएस लिया है या आपकी नौकरी सेवा समाप्त हुई है तो उसके बाद कुछ कूलिंग पीरियड लीजिए, 3 साल का कूलिंग पीरियड कहा जाता है कि उसको लीजिए, उसके बाद आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को इस पे क्या तो कहना है? मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो ये कूलिंग पीरियड वाली बातें अब आ रही है काफी, लेकिन अभी तक कहीं भी रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है। हाँ, तो ये ना ही ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, ना जजेस के लिए, किसी के लिए भी रिटर्न नहीं है। बट क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, अच्छा जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो 65 साल की एज में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, 62 पे होते हैं हाई कोर्ट से, तो वो अभी एक्टिव अच्छे खासे होते हैं और प्लस उनका एक्सपर्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी है, तो वो क्यों ना योगदान करें। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो जुडिशरी वाले हैं वो अगर रिटायर हो गए तो एकदम ठंडे बस्ते में चले जाएं, एक सेक्लूजन में चले जाएं, वो मेन स्ट्रीम में आए ना, थोड़ा तो पीरियड रहे हैं बाहर। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, ये आप मेरा अपना पर्सनल विचार भी मान सकते हैं कि कुछ फैसले ऐसे आते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे उन जो राज्यसभा भेजे गए हैं जज, उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो सरकार के पक्ष में थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जो कुछ फैसले ऐसे दिए जो वहां की जो स्थानीय सरकार, राज्य सरकार उसके पक्ष में नहीं थे, और जो विरोधी पार्टी थी उसका ज्वाइन करके उन्होंने चुनाव लड़ा। आई थिंक एमपी में भी कुछ ऐसा एक केस आया था, निचले स्तर पे आते रहते, तो मैं उस हिसाब से मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसे कहेंगे कि वही बात है कि एक पक्ष जीता एक हारा है, तो जो हारा है वो इसको ऐसा दिखाता है कि इन पर्टिकुलर जज साहब ने फेवर दिया था तभी ये आज यहाँ पे है, या इन्होंने आज यहाँ पे आने के लिए ये काम पहले किया था। बट जो जीता है वो कहता है ऐसा नहीं है, और हमेशा फिर अपील तो है ही। तो हाँ, लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड वाला होना चाहिए। अब लगता है कुछ, क्योंकि अधिकारियों का भी यूपी जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, तो ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर थे, वो छोड़ने के अगले दिन ही उन्होंने ज्वाइन किया, विधायक बन गए। एक आईपीएस थे जो कानपुर के कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन उनको टिकट मिला और वो आज की तारीख में मंत्री वगैरह भी हैं दोनों लोग। तो मैं उस हिसाब से जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये कूलिंग पीरियड होना या ना होना, क्योंकि ये हाई ऑफिशियल्स हैं, तो ये एक तो कूलिंग पीरियड तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जनता से उम्मीद है और आपने एक बड़े ऑफिस को सर्व किया, वहां पे अनबायसनेस दिखनी, कानून में तो लिखा है कि होनी चाहिए, बट वो दिखनी भी चाहिए। जैसे कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर कहा कि आप नॉट बी डन, इट इज आल्सो सीन टू बी डन, तो दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। तो उस हिसाब से तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि 3 साल का पीरियड होना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट पब्लिक बॉडीज हैं, ये एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। जी, हर किसी ने अपना ट्रस्ट बनाया। अगर हमने वोट देने गए हैं, हमको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को हमने वोट दिया है, तो हम बोलते हैं कि अल्टीमेटली वो लॉ मेकर है, पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे या फिर विधानसभा में कानून बनाएंगे, तो हम कहते हैं कि हमारे जो कानून बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, तभी हम उनको वोट देंगे। तो जब हमने अपना ट्रस्ट एक बॉडी पे रखा है, और वही ट्रस्ट हमारा जुडिशरी पे होता है, वही हमारा एग्जीक्यूटिव पे होता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है जब एकदम से इमीडिएटली आप रिटायर हुए और आप बन गए। लेकिन इसके अंदर योग्यता भी देखनी चाहिए कि क्या, जैसे शैलेंद्र ने बोला कि और आदर्श ने भी उसका साथ दिया कि जिस तरह से आप ये हाईकोर्ट के जज थे, आपके पास एक स्पेशल नॉलेज थी, जज थे, आपने कानून को बहुत अच्छे से समझा, अब शायद आप कानून बनाने की स्थिति में जा रहे हैं, ठीक है। अब शायद आप उस अपने नॉलेज को इम्पार्ट करेंगे, या बाकी जो ऑफिसर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हुए थे, अभी तक वो पब्लिक सर्विसेज में बहुत थे, उनका रोज का रोज मिलना जुलना था लोगों से, अब शायद वो लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से और समझ पाएंगे अगर वो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए एक चेक एंड बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि हर बार जब भी कुछ ऐसा होगा तो वो जजों के सवाल वो हमेशा उठेंगे, और फिर उससे प्रॉब्लम सिर्फ यही आएगी कि जो ये ट्रस्ट वो दीवार टूट जाएगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहाँ पर हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीजें मेरे को लगता है कि बहुत हमको भारी पड़ सकती है। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा पीछे लेना है। तो हमारे जुडिशरी में एक जज साहब का एक लॉर्डशिप है ना, वो रह चुके हैं, उनका नाम बहुत लिया जाता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, वीके कृष्ण अय्यर, ठीक है, उनका लिया जाता है। कभी कोई उनका पास्ट पढ़ेगा कि उससे पहले क्या थे, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे न्यूमेरस जज बता सकता हूँ आजादी के बाद से, वो किस पार्टी में थे, क्या कर रहे, तो कैसे जज बने। तो क्या है ना, हमारे एनजीएससी का मैं सपोर्ट इसलिए भी क्यों करता हूँ कि वो होना चाहिए। जब एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है किसी भी चीज का, ना अपॉइंट होने का है, ना हटने का, तो एक इम्पीचमेंट है हटाने का, ठीक है, वो भी बहुत ही नामुमकिन टाइप के है, वो सिंपल नहीं है। अभी तक लास्ट वाला शायद मेरे हिसाब से जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट थे, उनके खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो जब एक
आने का मैकेनिज्म, जो मैं कह रहा था ना कि आम पब्लिक में परसेप्शन की बात है, जब आने का मैकेनिज्म एक इस तरीके से है कि 4 लोग बैठ के कर सकते हैं और उसमें कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी है नहीं, बाद में जज बनने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी रह नहीं जाती है, ठीक है, कि समाज के प्रति हो। अभी देख लो कोई आपने एसेट्स का डिक्लेरेशन कोई आपको मिल जाए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे, नहीं है ऐसा। नहीं लेकिन एमपी एमएलएस के लिए है एक सरकारी बेसिक आपने काफी अंदर चले गए उनकी वित्तीय संपत्ति वगैरह, फोटो ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। फोटो ढूंढना मुझसे पड़ जाता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अभी कैसे लेते हैं, सोशल मीडिया आ गया, अभी जाएंगे सियोलडार के पास, हाँ जुडिशरी का, इंडियन जुडिशरी में देखा जाए, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रहा हूँ, आप ये ऑनलाइन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट, तो मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, आप सारे जजेस का लिस्ट बनाइए, उसमें से आप रैंडमली किसी का उठाइए, नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से। तो ये एक जो है ना कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तभी सेट हो सकता है जब आप अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे कि जजेस को भी लगे कि मैं रिटायर होने के बाद भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बन सकती है। और दूसरा क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है, जो पॉइंट है, सोर्स है हमारा, वहां पे भी वो होना चाहिए कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ही एक इंसान, एक एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अभी आपने एक वर्ड यूज किया NJAC, इसको थोड़ा अगर विस्तार में बता दें। विस्तार में भी सर ने बताया था, वही चीज है। उसमें क्या हुआ था कि जस्ट आफ्टर 2014 हमारे एक बहुत ही फेमस सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं अरुण जेटली जी स्वर्गवासी, इसमें तो उनका कहा जाता है कि जो पब्लिक डोमेन में है जितना भी है, कि उनका एक ये था कि अब 31st सेंचुरी है, ये जो सिस्टम चला आ रहा है, जो भी शैलेंद्र जी ने बताया था सिस्टम उन्होंने बताया था, तो एक पॉलिटिकल थॉट चल रहा था और कुछ जजेस भी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये एग्री करते हैं कि अब ना एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जजों की नियुक्ति को लेके, सारा सिस्टम होना चाहिए। तो उसको लेके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक तरीके का कमीशन को लेके एक बोला, और एक ऐसा, मैं बता रहा हूँ, आप पार्लियामेंट देखते हो हर छोटे छोटे बिल को लेके लड़ाई होती है, लेकिन ये बिल मेजोरिटी से पास हुआ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। तो आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी, आप उनको देखिए, एमपीएस एमएलए को आप कुछ भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पब्लिक का बिल होल्ड करते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, एक बिल जब पार्लियामेंट से पास हो सकता है तो, और जिसके लिए पास हो रहा है वो खुद ही बैठ के खुद ही सुन रहा है, उसको खुद ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। वो भी किस पॉइंट पे कि भैया ये जो जैसे एक टर्म है जनरल में सिविल सोसाइटी से 2% होंगे, वो कौन होंगे देगा, कुछ जजमेंट में आप सिविल सोसाइटी का नाम लेते हो तो आप खुद ही डिफाइन कर दो, आप उसी समय डिफाइन कर देते सिविल सोसाइटी क्या है। नहीं, तो क्या है ना कि जुडिशरी में भी इस समय एक तरह का थॉट प्रोसेस है कि भैया पब्लिक डिमांड आ रही है, आप कह रहे हो सोशल मीडिया में डेली लोग देखते हैं। अभी एक लेटेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने मेंशन किया कि आजकल कुछ वकील मैट्रिमोनियल केसेस पे बहुत ज्यादा रील्स बना के डालते हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इससे इम्यून नहीं है सोशल मीडिया के उससे। तो अब जब इससे इम्यून नहीं है तो क्रिटिसिज्म भी होगा, बिल्कुल, और हर चीज को लेके होगा, क्योंकि एक जो प्लाइट है ना आम पब्लिक की, वो बहुत ज्यादा है। आपने क्रिटिसिज्म की बात की, अभी पिछले दिनों गणेश चतुर्थी भी थी, एक वीडियो और एक तस्वीर आई जो शायद अभी तक उसमें जो CGI है उनके सबसे चर्चित उसमें वो रहा कि प्रधानमंत्री CGI के यहाँ गए गणेश चतुर्थी पे, नॉर्मल बहुत अच्छा जेस्चर था कि वो गए, पूजा किया, चले आए। लेकिन जब वो तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में आया तो बहुत उसमें चर्चा हुई, किसी ने उसको सराहा, किसी ने उसकी प्रशंसा की और किसी ने उसको नकारात्मक उसमें बताया। क्या लगता है आपको, मतलब पॉलिटिकली पर्सन को CGI के यहाँ मतलब जाना? देखिए, इसके दो तरीके हैं देखने के। पहला तो ये है कि इसको आप एक नेचुरल जेस्चर देखिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन गया है, पूजा की है, उन्होंने उनको रिसीव किया, और जिस तरह से हम अपने बाकी गेस्ट को रिसीव करते हैं उस तरह से रिसीव किया गया। लेकिन हमको उन दोनों की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी कि वो दोनों कौन थे। ठीक है, एक देश के मुख्य न्यायाधीश है, एक प्रधानमंत्री। तो जब हम सेपरेशन ऑफ पावर, एक जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसमें एक सेपरेशन ऑफ पावर का एक जिक्र आता है कि कॉन्सेप्ट है कि सारी जो हमारी पावर्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पावर्स इंडिपेंडेंट है टू ईच अदर, और इसीलिए हमने उनको सेपरेट किया गया है। न्यायपालिका अलग तरीके से काम करती है, कार्यपालिका अलग से, विधायिका अलग से। तो इस तरह से जब अगर कोई
एक दूसरे से मिक्स होता है या कोई एक दूसरे के साथ आक्षेप करते हैं वो करते हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। अब हुआ क्या कि 2017 के अंदर शायद 17 या 16 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच मतलब सारे जजेस की एक सहमति द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया। उस रेजोल्यूशन में ये लिखा गया था कि आप लगा लीजिए एक तरह के आम भाषा के लिए डूज एंड डोंट्स फॉर जजेस कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है कर सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि एक बात ये है कि जो है इस तरह की एक्टिविटीज अगर सिटिंग जजेस ना करें तो अच्छा है। और उसमें ये भी लिखा है कि जज को आम तौर पे अपने आप को पब्लिक फंक्शन से दूर रखना चाहिए। आप जितना पब्लिक फंक्शन में जाएंगे, और ये बिल्कुल अगर आप पीछे जाएंगे तो या फिर कॉमन लॉ कंट्रीज की जूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रिंसिपल्स काम करते आए हैं। अब हुआ क्या कि जब ये 2017 में जो रेजोल्यूशन होंगे, 16-17 में को उसका ईयर सही से याद नहीं है, लेकिन ये रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद बनाए थे कि इस तरह की एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रिंसिपली शायद वो थोड़ा ठीक नहीं था। फिर दोबारा से अगर हम इसको एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पब्लिक ट्रस्ट का इसमें भी इशू आ जाता है कि क्या कुछ है। मेरे ख्याल से इस पूरे एपिसोड को एक हम इनोसेंट मिस्टेक मान के चलेंगे, वो हो गया, शायद उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना इसको पब्लिकली डिस्कस किया जाएगा। और इंडिपेंडेंट तो हैं हमारे न्यायाधीश जितने भी हैं, और पॉलिटिकल अगर कोई ऐसा फिगर होता जो सिर्फ एक नेता होता है या कोई जाता तो नॉर्मल सांसद या विधायक होता है या कोई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जाने को मिल जाता है, प्रधानमंत्री भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उतनी उनको नॉलेज है कि हाँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस तस्वीर उस वीडियो की चर्चा इसलिए भी खूब की गई क्योंकि पास्ट में जो सीजीआई ने कई टिप्पणियां कई फैसले ऐसे थे जिससे सरकार का इंटरेस्ट उसमें मतलब उनके खिलाफ गया। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद प्रधानमंत्री सीजीआई को मनाने के भाई इतना ना करो। देखिए सुधांशु, इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ा हम मतलब लिटिगेशन जो होता है उसमें सबसे बड़ा लिटिगेटर जो है वो भारत सरकार है। ठीक है, भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, हम केस फाइल करते हैं एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस पूरी इंडिया में हर कोर्ट में हर जगह पे चल रहे हैं। ठीक है, वो या तो डायरेक्ट किसी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट है या फिर किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट है, किसी पॉलिटिकल्स के अगेंस्ट है, तो वो तो देखिए हर कोर्ट में हर जज के सामने कभी ना कभी भारत सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई केस आएगा। अब उसके अंदर उनकी क्या टिप्पणी रही होगी, और टिप्पणी करना कोर्ट के अंदर और उस बात को जजमेंट में लिखना अपने, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब होता क्या है कि केस का डिस्कशन चल रहा है, उन्होंने टिप्पणी करी, किसी ने उसको किसी और तरीके से लिया, किसी ने उसको अलग तरीके से लिया, सोशल मीडिया पे आ गया या फिर किसी भी न्यूज प्रिंट में आ गया, तो लोगों के पास एक डिस्कशन टॉपिक मिल जाता है कि हाँ ये उस दिन उसने ऐसा बोला। लेकिन हो सकता है कि जो बोला वो बात वहां खत्म हो गई और जजमेंट में उसको शायद ना लिखा गया। जैसे अभी दिल्ली शराब घोटाले वाले में जैसे एक जज ने कहा कि सीबीआई को एक तोते वाली छवि से बाहर, मुझे नहीं लगता वो फैसले में लिखा गया होगा, लेकिन टिप्पणी में कहा गया तो इतने उस केस के फैसले की चर्चा नहीं हुई जितने केवल इस मतलब इस बात की चर्चा हो गई कि सीबीआई को तोते की छवि से बाहर निकलना चाहिए। इसमें एक चीज और भी है कि उसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल में भी देख लेते। इन्होंने अभी एक चीज मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि इस मामले की अगर मान लो सीजीआई की आलोचना करता है या किसी भी जज की कोई मतलब बोलता है कि भाई इन्होंने सही नहीं किया, ये तो मानने में नहीं आएगा ना। मेरे ख्याल से ये पब्लिक ओपिनियन है, जनता का ओपिनियन है। ये आप इस वक्त पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे, तो शायद इसको इसी तरह से देखा गया था अभी तक भी, और इसी तरह से देखा जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश शिखर पे जा रहे हैं तो उसके क्या पैमाने हो सकते हैं। तो वो एक डिस्कशन जो है लोगों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से किया, लेकिन वो शायद पोजीशन टू पोजीशन अगर हम उसको देखें तो थोड़ा सा प्रिंसिपल थोड़ा सा शायद गलत हो सकता है। अच्छा, आपने अभी जो इस चर्चा के दौरान बताया कि जजों के लिए आया था कि ये चीज करे ना करे, वो रूल था या एक सलाह थी? वो एक तरह का आम सहमति थी बाकी सब जजेस की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी प्रेजेंटली 34 जजेस हैं जी। ठीक है, तो अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए वो भी अपने कुछ नियम कानून बनाते हैं अपने रेजोल्यूशन के थ्रू। तो उसके अंदर उन्होंने सबने ये सहमति दिखाई थी कि हाँ हम क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमने ओथ ली है तो हमको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है
इंडिया में जैसा सिस्टम है, आप थोड़ा यूएस पे गौर करिए। सुप्रीम यूएस के सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं ना, उनका ओपन होता है कि वो रिपब्लिक से हैं या डेमोक्रेट से। हम्म। वहाँ पे दो पार्टी है, दो ही थॉट प्रोसेस है, हम्म। रिपब्लिकन्स का है, डेमोक्रेट्स का है। डेमोक्रेट्स वहाँ पे ओपन होता है, वहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट क्लियर होता है। ट्रम्प के जाने से जस्ट पहले उसने 2 या 3 जजेस लगाए थे और रिपब्लिकन सपोर्टर, क्लियर कट है। लेकिन अच्छा, वहाँ पे इशू क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पे बेल एप्लीकेशंस नहीं जाती, एसएलपी नहीं जाती, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं। वहाँ पे मेजोरिटी जो केसेस होते हैं वो उनके जो फेडरल कोर्ट्स होता है, जो हाई कोर्ट मानेंगे, वहां तक खत्म हो जाता है। अच्छा, इंडिया का सिस्टम क्या है? इंडिया में एक छोटी सी बेल एप्लीकेशन 7 साल की सजा भी हो रही, वो भी पहुंच रही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बर्डन उसका एसएलपी का, जो सर ने बताया मंडे और फ्राइडे का जो बर्डन है एसएलपी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी कुछ मामला हुआ है ना, कि वो अभी मामले जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस चीज से बचते हैं कि वो बेल नहीं देते हैं, वो अपने आप को एक तरीके से अलग ही कर लेते हैं। उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल। मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल। अब ये बताइए, एक आप जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं एनडीपीएस के केसेस करता हूं ड्रग्स के, ठीक है, उसमें मिनिमम सजा 10 साल है, कमर्शियल क्वांटिटी अगर मिलती है तो मैक्सिमम 20 साल। लार्जली केस में दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बेल हो जाती है, आप किसी भी स्टेट में जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल देता है। वो एक परसेप्शन है कि हम दे ही नहीं सकते, आपको सुप्रीम हाई कोर्ट से ही मिनिमम जाना पड़ेगा। तो जब आप हाई कोर्ट जो बेल, जो जहां पे बेल सेकंड कोर्ट होनी चाहिए बेल के स्टेप पे, फर्स्ट बन गई है, तो सेकंड जनरली बन गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे इतने केस आ गए, तो पब्लिक का जो एक ग्रीवेंस है, जो छोटा जो क्रिमिनल केस में होता है बेल, वो यहाँ से जुड़ गया। अब आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई का। ठीक है, मुझे नहीं लगता है प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई इतने नाइट पर्सन होंगे कि जिनको लगाओ कि यार फोटो गलती से डाली। ठीक है, सब कुछ पता होगा। प्राइम मिनिस्टर सीजीआई अगर कहीं का विजिट होता है तो आईबी से लेके सबके पास सबका सब कुछ होता है कि यहाँ से कार मुड़ेगी भी किस एंगल से, वो तक डिसाइड होता है। हाँ। फोटो भी सब कुछ डालने होंगे। तो वहां पे क्या है ना, मेरे हिसाब से ये लगता है कि एक नॉर्मल कोई इन्विटेशन होगा उसी को फॉलो, क्योंकि अगर उनको कुछ ऐसा डिस्कस करना होता है कि नहीं सीजीआई साहब ऐसा ऐसा केस है इस केस में, तो वो इतने नाइट पर्सन तो है नहीं कि वो ऐसे नहीं, वो तो एक हंसी मजाक वाली बात हो गई। मोदी जी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 विजिट रात के 8 बजे कर चुके 2018-19 की, लेकिन मीडिया में कहीं नहीं आया, चुपचाप करके निकल गए थे, अगले 1-2 दिन बाद पता चला। तो ये भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन हाँ, ये चीज होती है कि सबसे पहले पब्लिक का जो परसेप्शन है, जो पब्लिक उठा रही है सीजीआई के अगेंस्ट, मेरे प्रधानमंत्री को कोई नहीं सीजीआई बोले, यही वो सीजीआई जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला इलेक्शन से जस्ट पहले, वही यही सीजीआई थे जिन्होंने जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पे पॉइंट आउट किया एक ऐसा इशू है एलजीबीटीक्यू, जिसमें कहा जाता है ये गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है। हाँ। सीजीआई उसके पक्ष में बोलते रहे, जो जजमेंट आया जिस डिसेंडेंट ने किया सीजीआई के अगेंस्ट किया। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि सीजीआई इतने नाइट पर्सन होंगे जो दिखाएंगे कि पढ़ो। एक कॉमन जेस्चर होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज, इवन राष्ट्रपति भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपनी एक जो एक पर्सनल लाइफ को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पर इन्विटेशन सीजीआई है, प्राइम मिनिस्टर मिले होंगे तो कर दिया होगा। अब सीजीआई है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आम पब्लिक से इनका एक एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी, हाई फाई प्रोफाइल से ही ज्यादा होगी सीजीआई, क्योंकि उनकी भी एक अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है। तो मैं उस तरीके से देख रहा हूँ। रही बात है पब्लिक परसेप्शन, तो उसके लिए ना हमारा थोड़ा मैकेनिज्म सही होना है, जिससे क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट को लेके जो इतने क्वेश्चंस होते हैं वो कम, हाई कोर्ट तक रहे मामला, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, पीआईएल हो, जो जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, वो वहां पे जाए। अब बेल मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसमें भी एक सेम फैक्ट्स पे केस, एक जज बेल दे रहा है, दूसरा जज नहीं दे रहा। हाँ, ये भी इशू है इंडिया में। एक कोई डिफाइंड डेफिनेशन एक है ही नहीं कि बेल कैसे देना है। मैं क्रिमिनल करता हूँ, मैं सफर करता हूँ इस चीज को, मैं बता रहा हूँ कि एक जज है, सेम फैक्ट है उसमें, तो उसमें तो दे रहे हैं, लेकिन वही सेम फैक्ट में अगर बताओ कि लॉर्डशिप इसमें एक जजमेंट में बेल हुई, तो कहते हैं कि नहीं वो अगर मेरी कोर्ट ही है। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी चलती है तो जाहिर सी बात है सैटरडे संडे तो नॉर्मली छुट्टियां रहती हैं, लेकिन गर्मियों में भी लगभग 2 महीने की छुट्टियां होती है, सर्दियों में छुट्टियां होती है, तो बड़ा सवाल उठता है कि भाई जज लोग क्यों छुट्टियां ले रहे हैं या कोर्ट क्यों छुट्टियां ले रही हैं। एक मेरा सवाल इसमें ये है, और दूसरा ये, क्या जब छुट्टियां चलती हैं चाहे गर्मियों की हो या सर्दियों की, क्या उस दौरान भी बेंचेस बनती हैं, मामले सुने जाते हैं? शुरू करना चाहूंगा इसका आंसर कि पहले मतलब लॉ फील्ड में आने से पहले थोड़ा सा मैं लगता था कि मैंने स्टडी किया इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है और जो फॉरेन की सुप्रीम कोर्ट है, जैसे भी हमने पुरानी बातें की कि यहाँ हर चीज़ आती है सुप्रीम कोर्ट में, हर केस आ सकता है, आप वो डिसमिस हो जाए अलग बात है, लेकिन आप हर केस फाइल कर सकते हो।
फॉरेन कंट्रीज में क्या है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान की व्याख्या के सवाल ही आएंगे उनकी सुप्रीम कोर्ट में। बट भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आप बेल, चोरी, कोई भी घर की लड़ाई, तलाक के केस भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है आजकल, और वो दे भी रहा है तलाक, डायरेक्टली भी दे रहा है कई केसेस में, कि हाई कोर्ट तक ने तलाक नहीं दिया बट सुप्रीम कोर्ट का पावर है आर्टिकल 142, तो वो कहता है कि ठीक है आप 17 साल से लड़ रहे हो, साथ तो रहने में अलग ही रह रहे हो बट केस लड़ रहे हो, तो हम ही तलाक दे रहे हैं और बरी हो जाओ, छूट जाओ आराम से, वापस मत जाओ। अब यहाँ पे इतना बर्डन है, डेली एक कोर्ट में मंडे टू फ्राइडे 80 केसेस लगे होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी कोर्ट है वो पढ़ के सारा आती है, हाई कोर्ट से पढ़ते हैं बट सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टाफ भी होता है रिसर्च का, तो 80 केसेस पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा आप टाइमिंग्स देखिए, 10:30 बजे से कोर्ट शुरू होती है, 4 बजे तक कोर्ट चलती है, उस 80 केस वो उस पीरियड में सुन रहे हैं, उसके बाद वो घर जाएंगे, वहां पे अगले एक कोर्ट 80 केस। हाँ बेंच, मतलब जो एवरेज जजेस की बेंच। 100 भी हो सकता है। हाँ, अब वो घर जाएंगे 4 बजे के बाद, 5 बजे मान लीजिए पहुंच गए, थोड़ा रेस्ट किया, अगले दिन 80 फिर लगे हैं, वो रात भर उन 80 को पढ़ेंगे, थोड़ा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, कुछ कुछ वो कमिटीज के मेंबर हैं, कोई ई कमेटी का मेंबर है कि अब सॉफ्टवेयर कैसे इंटीग्रेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस में, कोई लीगल एड कमेटी का मेंबर है, वो वाली भी उनको रिपोर्ट्स देखनी है, कई उनके ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो भी काम करना है, फैमिली को भी टाइम देना हाँ है, फैमिली का तो टाइम बच ही नहीं सकता, बच ही तो नहीं सकता। अच्छा जो छुट्टियां हैं, और इसमें भी एक और चीज़ है, और हमारे सीजीआई साहब ने भी कहा है भी, अब तो रिसर्च डेटा है कि फॉरेन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा दिन काम करती है अदर सुप्रीम कोर्ट्स के कंपेरिजन में। यूएस सुप्रीम कोर्ट साल में खाली 50-70 दिन काम करती है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फिर भी अराउंड 200 डेज काम करती है। और इन छुट्टियों में अच्छा अब अगला काम क्या, 80 केसेस सुन लिए, जब बहस हो जाती है तो जजमेंट रिजर्व एक हम कौन देते हैं, आज वो सुन लिया उन्होंने, नोट्स बना चुके हैं, अब वो कहते हैं हमने जजमेंट रिजर्व कर लिया, हमने फैसला सुरक्षित रख लिया, बट उन्होंने अभी लिखा नहीं है या अभी आधा ही लिखा है। तो जो गर्मियों की छुट्टियां होती है उसमें मेजरली वो जजमेंट्स लिखते हैं, ओके, उसमें वो लोग मानते हैं कि हम लास्ट के 15-20 दिनों फैमिली टाइम बताते हैं, क्योंकि अब देखोगे जैसे जुलाई में कोर्ट खुलती है तो धड़ाधड़ जजमेंट्स आनी शुरू हो जाती है कि भाई इस केस की जजमेंट आ गई, इसकी आ गई, सेम विंटर्स की वैकेशन में 10-20 दिन की लेते हो बस, उसके बाद जब जनवरी जैसे शुरू होगा देखना जजमेंट आना शुरू हो जाती है, तो फॉलो, तो उस टाइम उन्होंने जजमेंट्स लिखी हैं, कुछ कहीं उनकी स्पीचेस थी या कुछ आर्टिकल्स थे वो काम कर रहे हैं, तो मैं अब इससे असहमत हूँ कि छुट्टियां बहुत ज्यादा है, बल्कि काम बहुत ज्यादा है, हमें हाँ ये वाला एक इशू चलता है कि रीजनल बेंचेस बिठा दें, तो सुप्रीम कोर्ट का लोड कम करना चाहिए, तो ये छुट्टियां नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है, बल्कि फैमिली टाइम है ही नहीं उनके पास। अच्छा जो 2-2.5 महीने का जो छुट्टी मतलब जो भी है, उस दौरान क्या कोर्ट बिल्कुल तरीके से बंद हो जाती है या कुछ बेंचेस बनती हैं? सर नहीं तो इसमें क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसे इशू होंगे जो बहुत अर्जेंट होंगे, अगर न्यायपालिका बंद रहेगी तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वैकेशन बेंच बनते हैं, और वो वैकेशन बेंच भी पूरे महीने चलते हैं। हम ज्यादातर देखिए छुट्टियां स्टार्ट होती है मई के मिड से, ठीक है, और जुलाई तक रहती है, फर्स्ट वीक में खुल जाते हैं, तो मतलब 45 डेज की एक तरह से मान के चलिए कि गर्मियों में छुट्टियां हुई, उन 45 डेज के अंदर 45 डेज टू 45 डेज वैकेशन बेंच बैठती है आजकल, और उनके अंदर जो है प्रॉपर सुनवाई होती है, आप केस फाइल करेंगे तो उसकी लिस्टिंग होगी, सब कुछ होगा, और उस टाइम पे कॉम्बिनेशन जो होता है वो 2 जजेस एक वीक में बैठे, फिर दूसरे जजेस बैठे, तो वक्त तो पूरा बनता रहता है, ताकि उनको भी टाइम मिले, थोड़ा सा मतलब उनको भी एक रेस्ट चाहिए, या फिर उनको भी उनके कुछ और कमिटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे जजेस वो एकेडमिक्स में हैं तो कहीं लेक्चर देना है, या फिर और मेरे ख्याल से ज्यादा दिल्ली के होते ही नहीं है, तो उनको अपने घर भी जाना होता है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उनके घर हैं जहाँ पे वो जाके रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि छुट्टियां बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए जब अभी आदर्श जो है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आते हैं, हमारे यहाँ पे तो क्या कहते हैं हर तरीके के मैटर्स हैं, ठीक है, लोगों के पर्सनल ग्रीवेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, ठीक है, पालतू जानवरों के उसके भी आ रहे हैं, अब सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। अब लेकिन होता क्या है ना कि जब हमारा 136 अगेन की आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है कि हर तरह का केस आ सकता है, एक बीच में कॉन्सेप्ट आया था, पीछे दिन उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि हमारे देश में भी ना एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए जो चारों जोन में हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की जो अपील है जो फाइनल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सुने। एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा भी हो सकता है या बहुत खराब भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मतलब सब लोगों ने को ये तो रियलाइजेशन है कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, और लोड सिर्फ जजेस के ऊपर नहीं है, वहाँ की रजिस्ट्री टायरलेसली काम कर रही है, वहाँ के जो वकील हैं वो बहुत काम करते हैं, हम लोगों के पास शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा वीकेंड्स पे भी जैसे सब लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन हम लोगों की नहीं होती, हम या तो फिर उसमें ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं या फिर हम अगले दिन की केस की तैयारी कर रहे होते हैं,
या तो हमको ब्रीफिंग करनी होती है किसी और लॉयर को, तो हमारा टाइम भी जो होता है वो हमको, अगर हम बोले हाँ इट्स लाइक अ मी टाइम फॉर मी, तो वो हमको उन छुट्टियों के बीच ही मिलता है। तो आप ये भूल जाइए कि हम लोग जो लीगल फैटर्निटी जो सुप्रीम कोर्ट का बार है या फिर हाई कोर्ट का बार है, वो काम नहीं कर रहा है। वो शायद सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अगले दिन हमको कोर्ट पहुंचना है, काम करना है, इसलिए हम मुझे जैसे कि लगता है इसमें बताते हैं, आप लोग के लिए वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे। हम लोग के लिए वीकेंड सैटरडे संडे नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे का पूरा प्रिपरेशन होती है ना, फटेगा वो जाके। संडे को होता है, तो एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी होती है। तो हमारे लिए वीकेंड्स नाम का कोई टर्म है ही। हाँ, कोई ऑफ पड़ गया, हॉलीडे आ गई, जैसे 2 अक्टूबर आ रहा है, तो अक्टूबर लगता है, या फिर दिवाली आती है, या फिर वो हमारे लिए हो जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा गैप मिल गया। लेकिन हमारे लिए सैटरडे संडे सोचो वीकेंड नाइट एंजॉय करे, वो सीन नहीं। अच्छा, ये जो छुट्टियों वाली बेंच होती है, वैकेशनल बेंच, इनका कुछ ये भी होता है कि कुछ बड़े मामलों पे ये फैसले नहीं सुनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कि अगर छुट्टियां हैं तो उसको छुट्टियों वैकेशन बेंच इसलिए बुलाया था ताकि उसके अंदर जो है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मैटर्स ही आए, जी। क्योंकि जिसमें अगर वेट किया जा सकता है जिस केस की सुनवाई की, वो रेगुलर बेंच पे आएगा फिर। तो एक हमारी लिस्ट ऑफ अर्जेंसी है जिस जो अगर उस केस के अंदर फॉलो होता है, जैसे कि मान लीजिए हेबियस कॉर्पस की पिटीशन है या फिर डेमोलिशन के केसेस हैं, इस तरह के जो केसेस हैं, बेल वगैरह बेल मोस्टली। वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल लिबर्टीज के इश्यूज हैं, तो वो तो अगर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच उसको सुनेगी। लेकिन अगर इस तरह के मैटर हैं, दो परिवार के बीच में लड़ाई चल रही है, पार्टीशन का केस है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन बेंच शायद ना सुने। अच्छा, आजकल इंडिया में किसी से भी मतलब अगर 10 लोग खड़े कर लो तो वहाँ पूछते हैं भाई आप क्या हो, तो हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा कहता है मैं वकील हूँ। हर कोशिश कर रहे हैं कि वकील वकालत करने की। तो इसमें कितना अच्छा ब्राइट फ्यूचर रहता है, किस तरीके की कमाई वगैरह, क्यों कहते हैं भाई जैसे मनोज सिंघवी जो है या कपिल सिब्बल है या बड़े बड़े वकील, इनकी करोड़ों में पता हमें किसको भी किसी को भी नहीं होगा वो कितने केस के लेते हैं। किस हिसाब से पैमाना तय होता है कि भाई किस केस की कौन सा वकील कितने पैसे लेगा? जैसे देखा जाए तो कर्नाटका हाईकोर्ट, कर्नाटका में अगर बार एसोसिएशन में काउंसिल है, वहाँ पर उन्होंने एक शायद लगाया हुआ है कि क्रिमिनल केस की इतनी फीस मिनिमम होनी चाहिए, इतना सिविल का लेना चाहिए, अगर क्रिमिनल में बेल लगा रहे हो तो 10,000 8,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस पे क्या है ना, फीस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, फीस ये एरिया पे डिपेंड करता है, वो वहाँ की इकोनॉमी, ठीक है। और वकील के फेस पे कौन? वो वकील की भी डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसी है उस एरिया की। एक वकील जो दिल्ली और बॉम्बे में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, उसमें वो बेल में वो 1 लाख भी मिल सकते हैं, उसको 50,000 भी मिल सकते हैं, और उससे कम तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, मिल सकता है। जो सेशन केस होते हैं जिनमें सजा मिनिमम 10 साल होती है, ठीक है। लेकिन आप यही आप सिनेरियो केस वही रखिए और एरिया चेंज कर दिए, लेट्स सपोज बिहार ले जाइए, झारखंड ले जाइए, वहाँ पे शायद तो 15 भी ना मिले, 15 में बहुत बड़ा वकील मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो फीस है ना वो वेरी करेगी, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ कैसी है वो डिपेंड बहुत लार्जली उसी पे करती है कि भाई मेट्रो सिटीज हैं या स्टेट गुजरात या महाराष्ट्र से डेवलप है, या वहाँ की पेइंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी पब्लिक की बहुत अच्छी है कि नहीं। और रादर कंपेयर कर सकते हैं बिहार से, वेस्ट बंगाल से। आप सिंपल, आप दिल्ली हाई कोर्ट विजिट करिए, आप कलकत्ता हाई कोर्ट विजिट करिए, आपको एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। ये जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है, आप दिल्ली हाई कोर्ट बहुत नया है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं कंपैरिजन में। लेकिन आपको ड्रास्टिक चीज पता है क्यों, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से क्या होता है। एक एडवोकेट अगर महीने का कोई बंगाल, बिहार, यूपी में अगर 50,000 महीने का बना पा रहा है हाई कोर्ट में रह के, लेकिन वही दिल्ली हाई कोर्ट में करोड़ भी बना सकता है, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी पे डिफरेंट आ सकता है। तो एंड ऑफ द डे यही है कि हाँ, वकील को पैसा आदमी देता है, तो आदमी के पास पैसा है तो वो उतना ज्यादा वकील को दे सकता है, तो नहीं है तो वो उतना केस सेम रह सकता है। और अगर इसको हम सुप्रीम कोर्ट पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो मुझे जितना मतलब हम ट्रैवल भी करते हैं, दूसरे स्टेट्स जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बार जो है, जो लॉयर्स की बार है, हम सभी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, सबसे अफोर्डेबल है। आपके पास ना टेम्पलेट्स हैं, आपको कौन सा लॉयर चाहिए, किस रेंज का चाहिए, इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस, जहाँ पर आपको पता है कि हाँ मेरे को आपको बहुत महंगे वाला वकील भी मिल सकता है और बहुत सस्ते वाला भी मिल सकता है, ठीक है। शायद वो ऑप्शन जो है ना वो किसी और कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारा जो हम सब साथ में काम करते हैं कभी कभी, तो हमारे बहुत सारे केसेस जो है वो बिल्कुल फ्री है, हम लोग प्रो बोनो भी करते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि हाँ इस केस के लिए हमारे क्लाइंट को ये जरूरत है,
तो हम वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज कर जाए क्वालिटी में कि कम पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ केस है या फिर हम बाकी भी जो मेरे बाकी मेंबर्स हैं बाकी, वो भी यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पॉसिबल आप जो है उसमें अच्छा काम कीजिए। और जो रेवेन्यू अर्निंग है वो तो ऑब्वियसली पेइंग कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द केस, सिटी, वो सब डिफर करता है। फिर भी लगता है कि कौन सबसे महंगा वकील यूनियन है? ये देखिए कितना महंगा फिर भी? ये तो कहना मुश्किल है। ऐसा कुछ है कि रेत को रोकने वाला ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। जैसे अब इंडिविजुअल लॉ फर्म्स भी आ रही हैं, तो ये भी हैं, चला ही रही हैं। तो ऐसा कह नहीं सकते कि कोई एडवोकेट खाली या लॉ फर्म खाली लॉ फर्म से जुड़े होते हैं, रिप्रेजेंट तो एडवोकेट ही कर रहा है लॉ फर्म्स की तरफ से। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि अब ये, हाँ एक कह सकते हैं कि टॉप नाम कितने हो सकते हैं, ये तो कोई भी बता सकता है, फेमस है। लेकिन कोई रैंकिंग डिफाइन करना ये तो इम्पॉसिबल है। कोविड से पहले एक अलग ही तरीके की जुडिशियल सिस्टम चलता था। कोविड के बाद काफी चेंजेस आए, लोगों को, आम लोगों तक पहुंच बनी कि किस तरीके के केसेस सुने जाते। जैसे हम लोगों की धारणा खत्म हुई कि फिल्म में हम देखते थे भाई सामने जज बैठे हैं, इधर एक वो लगा है कटघरा सा, एक कटघरा इधर है और सामने हाँ जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। कोविड से पहले और कोविड के बाद आप लोगों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कैसा क्या क्या चेंजेस आए? हाँ, मुझे लगता है कोविड के बाद से टेक वाइज काफ़ी एक्सेसिबल हो गए कोर्ट्स, क्योंकि अभी आप दिल्ली में देखोगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे ऑनलाइन है। सिस्को पे ऐप होता है, उसके थ्रू आप हियरिंग्स सुबह पता चल जाता है कि कौन सा मैटर कितने नंबर पे लगा हुआ है। ऐप इंटीग्रेटेड ऐप्स आजकल हर एक स्टेट में लॉन्च कर दिए हैं। आप उन ऐप्स को चेक कर सकते हो, वेबसाइट सारी कोर्टों की अच्छे से मेंटेन हो रही है, आप घर बैठे हियरिंग कर सकते हो। हाँ। तो इससे अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि कई बार क्या था, अगर कोई बिहार का एक क्लाइंट लो पे मिलेगा और वो सुप्रीम कोर्ट तक सोचेगा, अच्छा पहले हाई कोर्ट के एडवोकेट्स थे, अगर वो कोई झारखंड में अच्छी प्रैक्टिस करता है तो उसका कोई केस के पास कम पैसा उसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा पाऊंगा, वहाँ तक ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वहाँ किसी को एंगेज करना, और वो तो मैं खुद जाऊँ और प्लस मुझे पता नहीं कि वहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर झारखंड हाई कोर्ट में ही कर लिया या पटना हाई कोर्ट में कर लिया। कोविड का जब से ऑनलाइन हियरिंग से स्टार्ट हुई, ऐप्स आ गए, इंटीग्रेट हो गया, तो मैं घर बैठे देख सकता हूँ। इवन जैसे आप आम आदमी भी देख सकता है कि हियरिंग्स कैसे होती है, उससे इंटरेस्ट है किसी का लीगल रिसर्च में, वो भी देख सकता है कि केसेस। और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बेस्ट चीज़ की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के, वो सब लाइव स्ट्रीम होते हैं, यूट्यूब अपना चैनल भी हो गया, तो और आदमी घर बैठे देख सकता है इसमें बहस क्या चल रही है, कैसे वो चीज़ें सुन रही है, क्या पॉइंट्स लोग आते हैं। एक होता है कि मीडिया में बोला जाता है वो चीज़, और एक कोर्ट में बोला, दोनों दो अलग चीज़ें बोलता है। तो वो यहाँ कैसे बोल रहा है वो भी पब्लिक को देखा है, और प्लस अब बिहार वाले को भी आ गया कि हाँ वहाँ पे ऐसे बोला जाता है, तो वो सीख के इंग्लिश का बस एक डिफरेंस है थोड़ा सा, तो वो भी अब ट्राई कर सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है कि अब थोड़ा कम पैसे में भी आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फायदा हुआ। इसके कोई नुकसान नहीं? हाँ, हमारा मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की बारिश है, उनको लॉयर्स अब उनके पास थोड़ा काम कम हो सकता है, क्योंकि अब स्टेट के जो लॉयर्स हैं वो ऑनलाइन हियरिंग करके अपना केस की सुनवाई कर लेते हैं। आई थिंक जैसे कभी कपिल सिब्बल ने भी इस पे है लाइव स्ट्रीम पे जो खोलता था, मतलब उनका थोड़ा अलग इस पे पर्सपेक्टिव था। वो शायद चाह रहे थे कि देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सारे केसेस परफेक्ट नहीं होते लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी के मैटर्स है, खासतौर से फैमिली के केसेस हैं, दो लोगों के बीच के अंदर डाइवोर्स की बातें चल रही हैं, तो कोर्ट उस तरह के जो केसेस हैं, या फिर जिस तरह के अंदर सेक्शुअल ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ऐसे इश्यूज हैं कि ये पब्लिक में जाएगी तो अलग तरीके से की मानसिकता उसमें डेवलप होगी, तो उस तरह के केसेस में मुझे लगता है कि केस टू केस बेसिस पे कि वहाँ पे शायद ये किया जा सकता है कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। लेकिन क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात हमारा न्यायपालिका आजकल कर रही है कि पता होना चाहिए लोगों को कि किस तरह की डिस्कशन चल रही है, क्या हो रहा है, तो शायद जो सिब्बल जी कहना चाहते थे वो उस पर्सपेक्टिव से कह सकते थे, कह रहे थे कि ये एक केस का जो नेचर ऑफ द केस है, जो मीनिंग है, ये बहुत डिफरेंट है। इसमें कई व्यक्ति विशेष के नाम आ रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, और क्योंकि डॉक्टर्स के हमने बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ फाइल करी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उन्होंने हाईलाइट किया कि फीमेल मेंबर्स जो हैं बाकी उनको हाईलाइट करके उनको टारगेट किया जाता है, तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। वो शायद सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे, और लोगों ने उसको अलग तरीके से ले लिया। मैं इस पॉडकास्ट के आखिरी सवाल था कि आजकल बड़े सेलिब्रिटीज वाले नाम मान लो जावेद अख्तर, सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान, वो मतलब क्या तो कोई इसमें एक ये भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट होगा उनका फ्यूचर का, वो थोड़ा उसको देख रहे होंगे, या फिर हमारे सीजीआई जो करंट सीजीआई हैं उस मामले को लेकर थोड़ा लिबरल भी है,
अच्छा, इसमें भी देखना चाहिए कि ना एक इंडियन जुडिशरी में एक ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को ना कलेक्ट किया जा रहा है, कोर्ट को ऑनलाइन किया जा रहा है। उसका अगर मैं मे बी आई रॉन्ग, लेकिन मेरे को लगता है कि जो सीजीआई हमारे इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीजीआई सीजीआई थे, तो उन्होंने इनिशिएटिव को स्पीड अप ज्यादा किया कि पब्लिक के दिमाग में कोर्ट को लेके जो धारणा है ना, वो किसी से सुनने का ना वो खुद देखे और पार्टिसिपेशन बढ़े। ठीक है, तो ये तो उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसी के साथ आ जाता है कि इसका कितना लेवल तक जा सकता है, एक्सट्रीम कितना हो सकता है। तो कोई कह सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की एक डिग्निटी है, चीफ जस्टिस की कोर्ट है, तो वहां पे अगर एक्टर्स आके बैठ के खाली सुन के चले जा रहे हैं रादर देन जो पिटिशनर है या फिर जो जिसका कॉज जुड़ा हुआ है उसके, तो शायद उसकी डिग्निटी कम हो सकती है। तो ये पॉइंट ऑफ पॉइंट डिपेंड कर सकता है, लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा इशू है कि कोई पर्सन है वहाँ पे पास भी बनता है, पास बना के एंट्री होती है, ऐसे कोई नॉर्मल एंट्री तो हो नहीं नहीं। सकती सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मुझे लगता है ऐसा कोई इशू नहीं, कोई भी अब जब आप वीसी पे देख सकते हो, वहाँ के विजिट कर से करने में क्या दिक्कत है। आप लोगों की लाइफ का कोई ऐसा केस जो आपके लिए लगता है कि हाँ इस पे ये मेरे थोड़ा लिए सा एक मैं भी रखना चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू कि देखिए जब इस तरह के सेलिब्रिटीज आती हैं तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है कोर्ट के चेंज हो जाते हैं, उनको सेलिब्रिटी ही ट्रीट किया ट्रीट किया ये अभी आईपीएस मनोज शर्मा जो आए उनका एक पिक्चर बहुत चोपड़ा जी आए, ठीक है, उसके पहले आमिर खान आए, रणदीप हुड्डा आए, ठीक है। तो अगर आ रहे हैं तो नॉर्मल जैसे बाकी लोग अपना आ रहे हैं वैसे अगर आप आके पीछे बैठिए जैसे बाकी लोग बैठते हैं, आपको आगे फ्रंट सीट क्यों दी जा रही है? आप आगे आके फ्रंट सीट बैठ के आपको एक स्पेशल प्रिविलेज क्यों दी जा रही है? तो वो सेलिब्रिटी कल्चर जो अभी डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये मेरा वर्क प्लेस है, तो मुझे उस अपने वर्क प्लेस को लेके थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाँ शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जूनियर मेंबर्स भी हैं जो अभी प्रोफेशन में नए-नए आए हैं, उनके ऊपर शायद कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है जैसे वही फिर पब्लिक ट्रस्ट की बात आती है कि पब्लिक इसको किस तरह से लेगी। और सीनियर मेंबर्स भी हैं, वो खड़े हैं बेचारे, उनको सीट नहीं मिल रही है, लेकिन आपने एक सेलिब्रिटी को एक आगे की सीट रखी है, आराम से बैठ के वो देख रहा है, कभी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, कभी कोई आके सिर्फ जो है वो प्रोसीडिंग देख रहा है। तो करने के तरीके अलग हो सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा मतलब क्योंकि इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो उनको भी इक्वली ट्रीट कीजिए, पीछे बैठे आराम से जैसे बाकी जनता आके बैठती है और अपना देख के जाइए, आगे मत बैठिए आप लोग, क्योंकि मेरे अब मेरा वही पुराना सवाल कि आप लोगों के लाइफ का कोई ऐसा केस जो आपके लिए लगता है ये मेरे लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट या कुछ अनोखा उसमें। तो उससे शुरू करते हैं मतलब। तो ऐसे कई सारे मतलब 11 साल हो गए तो कई सारे ऐसे केसेस आए जूनियर्स के, जब मैं जूनियर था और अपने सीनियर साथ काम किया तो उसमें बहुत सारे केसेस थे जिसमें शायद मेरे को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें कि हाँ इस केस को करके मैं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली। दो ऐसे केसेस हैं, एक मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस है। एक बच्ची थी जिसका प्रोलॉन्ग पीरियड तक एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसके बाद जब वो 9 साल की थी तब से लेके जब तक वो 28-29 साल की हुई तब तक उसकी क्लोज फैमिली मेंबर ने 20 साल तक उसके क्लोज फैमिली मेंबर ने उसके साथ ऐसा किया और 20 साल के बाद उसने अपने हस्बैंड को बताया और उसके हस्बैंड ने वो जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी और फिर वो धीरे धीरे करके जो है पुलिस कंप्लेंट हुई। तो जब हम हमारे पास वो चैलेंज ये आया कि वो लड़की जो थी वो शादी होने के बाद दिल्ली आ गई थी और एक केस था बिहार का, तो जुडिस्ट्रिक्शन का पॉइंट था और हमारे पास काफ़ी चैलेंज था कि अगर दिल्ली पुलिस को केस फाइल करना है क्योंकि उस वक्त तक ये 0 FIR वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ये उससे पहले की बात है। तो हमको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनाना था कि कैसे दिल्ली के कोर्ट जो हैं वो इसमें क्या कहते हैं संज्ञान लें और उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट में केस आया, हमने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करी, मेहनत करी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब किसी की कोर्ट का कितने टेरिटरी में वो अपना कर सकता है और उसके अंदर फिर हमको एक बेटर रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला हमारे फेवर में, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली। अभी सेकंड केस जो है वो बड़ा ही रिसेंट केस है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एनरोलमेंट फीस के ऊपर है। तो उसमें क्या होता था कि आज तक इससे पहले इस केस से पहले रिस्पेक्टिव बार काउंसिल जो थी स्टेट की, दिल्ली की बार काउंसिल थी, उड़ीसा की थी, मुंबई की थी, ये जो नए वकील बन रहे थे उनसे एनरोलमेंट की फीस जो है वो 12,000, 14,000, 15,000 से लेके 44-50,000 तक ले रही थी पर ईयर, वन टाइम फीस होती है। लेकिन जो हमारा कानून था वो कहता था कि 750 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो नए वकील जो इस प्रोफेशन में आने वाले थे उन्होंने डिफरेंट हाई कोर्ट्स में उस केस को फाइल किया
और एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो तो बाकी सारे केसेस यहाँ पे आए। हमने उसके अंदर पूरी टीम ने उस पर काम किया और हमने एक पिटिशनर को उसमें रिप्रेजेंट किया और उसमें फैसला हमारे पक्ष में आया। जो 44,000 रुपीज दे रहे थे बच्चे उड़ीसा में, अब वो सिर्फ 750 रुपये देंगे। तो वो हमको लगा कि हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारी खुद की फैटर्निटी के लिए रहा। हालांकि हम अपने खुद के रेगुलेटर से लड़ रहे थे, वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया थी, वहाँ पे बार स्टेट के बार काउंसिल थे, लेकिन हाँ हमको आज ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारा एक कंट्रीब्यूशन अभी तक जो हमने हमारा जितना करियर रहा है कुछ हमने योगदान दिया, योगदान हमारी तरफ से भी रहा अपने फैटर्निटी के। मेरे साथ तो ऐसे 2 इंसिडेंट हुए हैं। जब हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट का, मैंने शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया सेशन के केस में, इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस और ड्रग्स, ये वाइट कॉलर क्राइम्स किया। तो एक हमारा ऐसा केस था, तो उसमें बेल थी, सेक्सुअल ऑफेंसेस केस था, तो उसमें वो लिव इन में दोनों रहते थे, बाद में लड़ाई हुई तो लड़की ने चार्जेस लगा दिए, ऐसे लड़की माइनर थी। तो उसमें हम लोग जब पहले केस आया तो हम जिसके थ्रू आया था तो उन्होंने बोला था प्रो बोनो या लो बोनो, मतलब कम पैसे में कर लेना। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको प्रो बोनो लेके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रो बोनो कर देंगे, जो बाहर आ जाएगा लड़का, माता पिता बहुत ही बुजुर्ग है, जो भी ठीक है। तो हम लोगों ने आर्ग्यू किया, बेल हो गई। बाहर आके उसके माता पिता जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखो बेटा पैसे तो नहीं है, लेकिन लस्सी लाए घर से बना के, आप ये ले सकते हो। तो एक अपनापन वाला एक जो फीलिंग होती है ना। और दूसरा ये लगता है कि आदमी क्या होता है कि वो ऐसा नहीं सोचता कि आपसे फ्री में काम कराना चाहता है, लेकिन जो उसकी कंडीशंस होती है ना, उसको वो जो अपना बेस्ट देता है। तो हम लोगों ने इसके बाद से डिसाइड किया कि यार कभी ना फीस को लेके इतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं रहना है, पहले मैटर्स पे ध्यान दें। वो हम लोग को सजा। दूसरा एक सजा ये मिला कि जो केस था हमारा, जिसमें ड्रग्स का रिलेटेड केस था ये, तो इसमें जो क्लाइंट था, मैं जेल में था, तिहाड़ जेल में, वहाँ विजिट पे गया था। वहाँ पे ऐसे ही वो मिला, उसने बोला वकील साहब ऐसे, तो बहुत से लोग ऐसे कहते रहते हैं कि हर कोई बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, हर चोरी करने वाला है जेल में वो बोलेगा। उसने बोला नहीं वकील साहब, एक बार नंबर मेरा लिख लो, मेरी माता जी से चार्जशीट ले लेना, एक बार देख लो। पता नहीं क्या आया भगवान से, तो मैंने ले लिया। अच्छा, मैं 1 हफ्ते तक कॉल ही नहीं किया, तो मैंने फिर उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया मैं तो एकदम आउट ऑफ दिल्ली पे रहती हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में। तो मैं सोचने में, तो मैंने एक दिन फिर ऐसे ही मूड किया, मैंने कहा चलो चलते हैं। अच्छा, वो केस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट निकला, जबकि जिसको मैं निगलेक्ट कर रहा था स्टार्टिंग में। तो मैं फिर गया चार्जशीट लेने पे, तो उनकी कंडीशन देख के लगा कि मैंने उल्टा पैसे दे के आया 200-400 रुपए कि काम करो अब रख लो, कैश चला नहीं पाते, तो जो मेरे पास कैश था 50 रुपए अपने पास रखे, 400 रुपए उनको दे दिए। फिर मैंने उनको दे दिया, वापस आए। अच्छा, हम और शैलेंद्र और डिस्कस करने लगे इसमें कैसे किया जाए। तो उस केस पे हम लोगों ने जो वर्किंग की, उसके बाद जो पुलिस की जो उसमें लूपहोल्स थे, भैया अरेस्ट आपने पकड़ा कहीं और से, अरेस्ट कहीं और दिखाया, आप जो एंड पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आप पूरा बर्डन 2 लोगों पे डाल दे रहे हो। अगर कोई लोग 2.5 kg कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस लेके आ रहे हो, तो कहीं से तो लेके आ रहे हो, कहीं बनना, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सोर्स पॉइंट क्या है और एंड पे देने किसी को क्या है, किसी दूसरे स्टेट से लेके आ रहे हो। उस पे करने पे आज वो स्थिति, वो केस पे जब बेल हुई, तो उसमें लॉर्डशिप ने भी हम लोग को उस पर सराहना की कि जो ये केस था शुरुआत में जैसा लग रहा था, फिर जो क्रॉस अचीव करने का पूरा पलट गया और आज वो एक्विटल पे है। तो ये मेरे को समझ में आया कि कभी कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो शुरुआत में छोटी लगती है कि क्या है, तो उससे बाद मैंने किसी भी अपॉर्चुनिटी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। कुछ हमने जैसा कि साथ में, तो मुझे जो सबसे मतलब याद आता है, जैसा भी हमने एक क्वेश्चन किया कि फीस क्या होती है, तो अब हम तो बोलना नहीं चाहेंगे आज हम कितनी फीस लेते हैं किस किस केस में। और जैसा सर ने बताया, लो बोनो 3 तरीके से काम करते हैं हम। प्रो बोनो का होता है फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, कि वो आउट ऑफ ऐसे फ्री विल कर रहे हैं। एक लस्सी में भी काम चल जाता है। लस्सी आएगा लो बोनो में, वो सेकंड कैटेगरी है। कि एक इंडिया के लोगों ने या ऐसे कॉइन दे दिया कि लो बोनो, वो कुछ घी भी जो हमारा रेट अगर 100 का है तो हम चलो 20-50 में भी कर देंगे, और एक तो एक्चुअली फीस हो गई। तो हमने एक केस किया था, हमारा एनरोलमेंट हुआ था, उसके 1 महीने बाद एक केस मिला था। एक लड़का था बेचारा 19 साल का, और 380, 411, 300 ये 2 धाराएं थी पुराने आईपीसी के अकॉर्डिंग, चोरी और चोरी का सामान मिलना उसके पास से। तो उसमें पुलिस ने उसके, और वो झुग्गी में रहने वाले थे, बंद कर दिया था। अच्छा, उन्हें सरकारी वकील भी मिला हुआ था प्रोविजन के हिसाब से, बट वो आते नहीं थे, कुछ सरकारी वकील सरकारी, हाँ,
वो जो सरकार मदद के लिए देते वो उसमें हाँ। लेते, तो वो आते नहीं थे। तो हम दोनों थे, हमें 1 महीना ही हुआ था अभी वकील बने, तो हमें एक सर ने बोला कि आप एक बार चले जाओ कोर्ट में, तो हम गए, उन्होंने बोला क्या दिक्कत है, तो उसकी माँ आई हुई थी कि बेटा मेरा एक ही बेटा है, झुग्गी में रहते थे ऐसे कि आप लोग देख लो करा दो। अच्छा, हम नए थे, पहले से इंटर्नशिप हमने की थी, कि चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, हमने ट्राई किया, फीस हमने कुछ बोली ही नहीं, ट्राई करके, और लकीली हाँ तब एक जज साहब होते, पटियाला हाउस कोर्ट का ही मैटर है, ACMM चंद्रजीत सिंह, मतलब वो हमेशा याद रहता है, कोर्ट गेट नंबर 6 के सामने से कोर्ट होती थी, अभी वो रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट जज है, वो जस्ट प्रमोट हो गए, पहले लोअर रैंक के थे। वहाँ हमने आर्ग्यू की बिल 7 पन्ने की हमने बिल बनाई थी, और 5 मिनट तक हमने आर्ग्यू किया था कि ऐसे ऐसी कंडीशन है फर्स्ट टाइम। तो जज साहब ने बेल दे दी थी, बेल हो गई, उसकी माँ को बताया, तो उसने वो 2000 रुपये दिए थे। तो ना आज तक हमने मतलब तो लैक्स में भी फीस डाली है, बट वो 2000 रुपये ना हमेशा याद आता लगा कि वो सबसे बड़ी फीस थी। लस्सी भी एक फीस थी, वो 2000 लगता है कि इंसिडेंट ये था, जब 2000 दे रहे थे तो इसने बोला आप एक काम करो, आप 1000 रुपए रख लो रास्ते की। हाँ, उसमें घर जाने के नहीं, तो बगल में वकील साहब गुजर रहे थे, कह रहे थे बेटा पहली फीस मिल रही है, लक्ष्मी वापस नहीं करते। तो हम लोग ने तब भी पता नहीं क्या रहा, तब भी 500 दे दी। आप घर जाना है। अभी आप- अभी बहुत रिसेंटली एक और हमारा एक क्लाइंट आया, उसके साथ हमने मीटिंग करी, बाद में पता चला कि उसके पास घर जाने के पैसे नहीं है, और फिर आदर्श ने दोबारा से अपनी जेब से पैसे निकाल के उनको बोला कि उनके वाड़ी से आए थे। मतलब वकालत के साथ साथ आप दान दक्षिणा भी करते रहते क्या हैं। होता है ना, एक वकील को ना हर कोई सुना, एक वकील और डॉक्टर में ऐसे प्रोफेशन मानता हूँ, मेरे को रियलाइज होता है, आप उनको कुछ आपका एक काम नहीं बना, आप उनको जनरलाइज करते हो कि ये ऐसे होते हैं, डॉक्टर लोग खा रहे हैं, वकील लोग खा रहे हैं, लेकिन जो डेली प्लाइट से वो गुजरते हैं ना, जैसे आपके सामने कोई बाप और माँ आ रही रो रही है, पैर पकड़ रही है, पैर अगर आपको 60 साल का व्यक्ति आपके पैर छू रहा है जाते समय, तो आपका ना एक मोरल कंपास होता है जो हिलता है ना, हिलता है। वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता डेली। और सुधांशु ये बात है, देखिए आप जो ये प्रोफेशन है ये पब्लिक स्फेयर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर दिन हमको काम करना है, तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी के लिए है ना, उसमें हमको ये सब चीजें, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे हम शायद जितने भी बड़े लॉयर बन जाए, ये चीजें हमेशा करना भी नहीं हाँ। चाहिए। अब जैसे इसी के साथ है, भैया की बात पे ऐड करूंगा बस लास्ट पॉइंट, कि पहले मैं जब जूते पॉलिश करवाता था ना, तो मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं ना अगर वो बोलता था कितने, तो कहता था 50, तो मैं बहस करता था, अरे 30 रुपए ठीक है भगवान की दया से। अब मैं जब किसी जूते पॉलिश करवाना होता है, या फिर मैं कोई ऐसा सामान ले रहा होता है जो एक पर्सन है ना, वो एक उसी पे डिपेंड, तो बिल्कुल। मैं क्या ना, कभी भी बहस नहीं, पता नहीं उसमें 10 रुपए कम करवाने से मैं क्या अमीर बन जाऊंगा या वो उसके, लेकिन बाई चांस उसके लिए बहुत दिक्कत हो। तो जितनी फ्लाइट देखी है शुरुआत में उन्होंने प्रोबोनो केस जो कितने, वो हर वकील को करना चाहिए प्रोबोनो केस। उससे क्या है, एक मानवता का जो एंगल होता है ना, कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हो सकती है, क्या डिपेंड होता है कि तुम्हारी एक बेल कराने से कोई लाइफ के, उसको बहुत समझ। भारतीय न्याय व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अगर हम 1 दिन 2 दिन बैठ के बात करें तो मुझे लगता है समाप्त नहीं होगी, लेकिन हमारे एक टाइम बाउंडेशन है, इस बात को हम ही खत्म करते हैं। और कई टॉपिक्स बचे हैं IPC या जो भारतीय न्याय संहिता, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आपने हमें इतना वक्त दिया, काफी विस्तार से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो में।